से जानते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं प्रजनन। रिप्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रजनन कहेंगे। प्रजनन, इंग्लिश में इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। इंग्लिश में से क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। एक समान उत्पत्ति करना क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। इसमें एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसे कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन ये कैसे होता है? इसके लिए किसी नर मादा की जरूरत नहीं होती है, बल्कि एक ही कोशिका टूटकर दो भागों में बढ़ जाती है। उसी को हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कई टाइप के होते हैं सब, समझिए कौन कौन टाइप के होंगे सब। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ये एक कोशिका है, ठीक है, एक सेल है, इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियस है, इंग्लिश में से क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। एक समान उत्पत्ति करना क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। इसमें एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसे कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन ये कैसे होता है? इसके लिए किसी नर मादा की जरूरत नहीं होती है, बल्कि एक ही कोशिका टूटकर दो भागों में बढ़ जाती है। उसी को हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कई टाइप के होते हैं सब, समझिए कौन कौन टाइप के होंगे सब। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ये एक कोशिका है, ठीक है, एक सेल है, इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियस है, धीरे धीरे डिवाइड होने लगा। और डिवाइड होकर जैसे देखिए बीच का एक न्यूक्लियस है, अब वो दो भाग में थोड़ा सा चपटा हुआ, फिर बीच से कट गया, एक अलग हो गया, एक अलग हो गया। इसमें किसी भी मेल फीमेल की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक ये देखिए, एक पौधा है, हाइड्रा बोलते हैं इसको, चचरा बिना खूने का जिंदा रह सकता है, मरता ही नहीं है, ये हाइड्रा ये। अब इस हाइड्रा का ये पौधा देखिए, ये स्टेज फर्स्ट देखिए, इसमें से हल्का सा निकला हुआ है इस तरह से, ठीक है। इसी का दूसरा स्टेज देखिए, ये जो निकला हुआ था ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। तीसरा स्टेज देखिए, जो और निकला था ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया, अपने इसकी तरह फैमिली बना लिया। चौथे स्टेज में देखिएगा, ये कट के इससे अलग हो गया, एक स्वतंत्र पेड़ बना लेगा। तो ऐसे तरह के प्रजनन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें नर मादा की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। उसे हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है। इसमें आपका अलैंगिक जनन के कई टाइप होते हैं। एक होता है कि विखंडन की क्रिया कहते हैं, जैसे ये टूट गया है, ये विखंडन फ्यूजन होता है। एक ये वाला रिप्रोडक्शन होता है, इसे हम बडिंग कहते हैं। बडिंग में क्या होता है कि शरीर के किसी एक हिस्से से वो चीज निकलती है और आगे जाके बन जाती है। आलू देखे होंगे, आलू, आलू का पौधा रख दीजिए, अकेले में रख दीजिए, उसको बस थोड़ा सा नमी दीजिएगा, कोई उसकी मादा आलूइन नहीं होनी चाहिए, केवल आलू रहे, उसमें आलू अलवीन थोड़ी होता है। उसको किसी ठंडे जगह पर रख दीजिएगा, भीगा हुआ, उसमें से देखिएगा आंख निकलने लगता है, कि शरीर के किसी एक हिस्सा से जब निकलने लगे उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा छोटे जीव जंतुओं में ज्यादा देखने को मिलता है। ये शरीर के किसी एक अंग से भी उस चीज का निर्माण हो सकता है, उसे हम लोग बडिंग के नाम से जानते हैं। ये कई अलग अलग चीजों में होता है। ज्यादातर ये विखंडन की जो क्रिया होती है, एक कोशिका दूसरे में बढ़ जाती है। और बडिंग क्या होता है? इसे कायिक जनन कह सकते हैं, कि शरीर के किसी एक अंग से एक ऐसे अंग का उभार होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होकर कट के अलग हो जाता है और वो एक नए पौधे का रूप ले लेता है। तो ये दो टाइप का मेनली हो जाते हैं। हालांकि इससे उतना क्वेश्चन नहीं आते हैं। मेनली होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है। मादा जैसे मानव में कौन सा होगा? मानव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फूल वगैरह में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब एक नर फूल होता है, एक मादा फूल होता है। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल की जरूरत पड़ती है, मेल और फीमेल। इसमें एक ऐसा गुण पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये जब होता है तो इसे हम लोग कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन मतलब एक नर और एक मादा जो होती है संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या इसके लिए कोई एज बाउंडेशन है कि नहीं? 5 साल का लड़का 5 साल की लड़की प्रजनन थोड़ी कर सकते हैं। तो पता कब चलेगा कि ये प्रजनन कर सकते हैं कि नहीं? तो इसके लिए एक इनका एक पीरियड टाइम होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को हम कहते हैं द्वितीयक या गौण। द्वितीयक मतलब गौण, गौण लैंगिक जनन। गौण लैंगिक कैरेक्टर का मतलब होता है क्या चीज? अरे उसका पहचान एक तरह से कह सकते हैं। ये क्या चीज होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उसे कहते हैं जिसको देखकर या जिसे सुनकर आप ये आभास कर सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। समझ में? जैसे एक छोटा लड़का है, उसको फ्रॉक बना देंगे तो लड़की लगने लगेगी, और कोई छोटी लड़की है उसको जींस बना देंगे तो लड़का लगने लगेगा। तो आखिर पता कैसे चलेगा कि ये लड़का है कि लड़की? जब तक उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं आता है। जैसे मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या आ जाते हैं? इसका दाढ़ी आने लगता है मेल का। ये दाढ़ी क्या चीज है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। दाढ़ी देख के बता देंगे ना जी लड़का है कि लड़की है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इसके गर्दन पे एक उभार आ जाता है जिससे कि इसकी ये घाटी निकल जाती है। आवाज क्या आ जाता है? भारी हो जाता है।
साउंड से इसके बता सकते हैं आवाज क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। इसके बदन पे बाल आने लगते हैं, छाती पर, पेट पर, शरीर पर, अलग अलग जगह पे ऐसे शरीर पर बाल आने लगते हैं। तो ये क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इसे को कहा जाता है। इससे कि आप लड़का लड़की में इजीली डिफाइन कर सकते हैं। लड़कियों में भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता है, उनकी आवाज पतली होने लगती है, उनका ब्रेस्ट उभार होने लगता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, फीमेल में मेल में स्पर्म बनने लगता है। तो ये इस क्रिया को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। हालांकि ये तो नॉर्मल चीज है, इसको सब लोग जानते हैं। अब हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में अब हम जननांग के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, जननांग के बारे में। तो जनन करने की क्रिया में जो भाग लेता है उसे जननांग कहते हैं। क्या कहेंगे, जननांग। जनन की क्रिया में भाग लेगा उसे क्या कहेंगे, जननांग। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल में अलग और फीमेल में अलग होते हैं। मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग देखते हैं। मेल और फीमेल में मेल का जो जनन अंग है वो शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर, जबकि फीमेल का जनन अंग, मुख्य जनन अंग शरीर के अंदर होता है। मुख्य जनन अंग शरीर के अंदर, मेल में शरीर के क्या होता है, बाहर होगा। इस मेल में मुख्य जनन अंग जो होता है वो टेस्टिस होता है। टेस्टिस की संख्या 2 होती है। टेस्टिस की संख्या 2 होती है। यही मेन जनन अंग है, ये मेन जनन अंग है टेस्टिस। इसकी संख्या कितनी होती है भाई, 2। मेल में कितने टेस्टिस, 2। फीमेल में ओवरी होती है, टेस्टिस की जगह पे ये टेस्टिस हो गया। टेस्टिस को सेफ्टी देने का काम, इसके बाहर एक मांस होता है जिसे हम लोग कहते हैं इपिडिडिमिस। वो आपके काम लायक नहीं है इपिडिडिमिस, वो मेडिकल के लड़के जो रहते हैं उनको बायोलॉजी ज्यादा पूछता है। ये क्या हो गया, टेस्टिस। टेस्टिस से नसें निकली रहती हैं, 2 नसें, ये ये नसों को हम लोग कहते हैं वैस्क डिफरेंस। इस नसों को हम लोग कहते हैं वैस्क डिफरेंस। ये आगे जाकर पेशाब की नली में मिल जाती है पेनिस के थ्रू, ये पेशाब की नली में जाके मिल जाती है पेनिस में। अब ध्यान दीजिए, मेल के अंदर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो ये टेस्टिस होता है। टेस्टिस, इसे कहते हैं वृषण। ये मुख्य जननांग है। इसी के अंदर स्पर्म बनता है और ऊपर तो किडनी के थ्रू पेशाब आ रहा है, ऊपर से तो पेशाब आ रहा होता है किडनी के थ्रू, तो पेशाब भी पेनिस के रास्ते बाहर चला जाएगा। और इस टेस्टिस के अंदर 2 चीजें बनते हैं, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन। वो इसी के रास्ते, इस वैस्क डिफरेंस के रास्ते वो किससे चले जाते हैं, पेनिस के बाहर चले जाते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्म कहते हैं। सिस्म, सिस्म। पेनिस को हिंदी में क्या कहेंगे, सिस्म कहेंगे। ये है हमारा, ये क्या चीज हो गया भैया, ये वैस्क डिफरेंस। वैस्ट डिफरेंस। ध्यान से अब इसमें समझिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन है, यानी मुख्य नर जननांग पेनिस होता है या टेस्टिस होता है, तो ये कुछ नहीं, पेनिस का केवल काम होता है स्पर्म को आगे पहुंचा देना या पेशाब को बाहर निकालना। ये मुख्य जननांग नहीं है, मुख्य जननांग टेस्टिस होता है। बैल जो होता है ना, बैल जब पैदा होता है तो साढ़ होता है, साढ़, लेकिन उस साढ़ में क्या निकाल दिया जाता है, दोनों टेस्टिस निकाल दिया जाता है, तो बैल हो जाता है। अब उसके पास जनन की क्षमता खत्म हो जाती है। बकरी का जो बच्चा होता है ना, बकरा जिसको बोलते हैं ना, बोकवा महकते रहता है जो, तो बोकवा के अंदर ये टेस्टिस होता है, लेकिन लोग उसे पालते नहीं, 1-2 आदमी ऐसे छोड़ देता है। तो जिसको खंसीर पालना रहता है वो क्या करता है कि बोकवा का ये जो होता है ना टेस्टिस, उसको काट के निकाल के फेंक देता है। तो ये जो होता है यही मुख्य जनन अंग है। तो मुख्य जनन अंग कभी भी पेनिस ना होकर मुख्य जनन अंग टेस्टिस होता है, यानी वृषण होता है। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसके बाहर सेफ्टी देने का काम कौन करता है, इपिडिडिमिस। एक परत होती है, इपिडिडिमिस होती है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाहर एक परत होती है मांस की, इपिडिडिमिस कहते हैं उसे। क्या कहेंगे, इपिडिडिमिस। लिख देते हैं यहाँ पर, इपिडिडिमिस। कभी कभी क्या होता है, इस टेस्टिस पर मेल को चोट लग जाने की वजह से इस टेस्टिस का आकार बड़ा हो जाता है, इसमें फ्लूइड यानी पानी भर जाता है, लिक्विड भर जाता है इसमें, जिस वजह से टेस्टिस का साइज बड़ा हो जाता है, एक नॉर्मल स्टेज, जिसे हाइड्रोसिल की बीमारी कहते हैं। इस बीमारी में मेडिकल वगैरह में उसे छांट दिया जाता है। ऐसे एज यूजुअल उसे बहुत ज्यादा कोई मतलब सीरियस बीमारी में इसे नहीं किया जाएगा, बट मिलिट्री एंड आर्मी डिफेंस सेक्टर में इसे क्या कहा जाता है भैया, अनफिट कर दिया जाता है। तो ये इपिडिडिमिस में स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। ये हो गया टेस्टोस्टेरोन। इसमें क्या क्या चीज बनेगा भैया, टेस्टिस में क्या क्या बनेगा, तो टेस्टिस में ध्यान से देखिए क्या क्या बनेगा। एक बनेगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है भैया, ये एक हार्मोन है। क्या है, हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है। अब ये टेस्टिस, दूसरा इसमें क्या बनेगा, स्पर्म। स्पर्म बनेगा। क्या बनेगा, स्पर्म, बीज बोलते हैं उसे, स्पर्म, शुक्राणु, शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु। 2 चीज बनते हैं किसमें, टेस्टिस में। अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, जब कभी भी टेस्टिस से स्पर्म को बाहर आना होता है वो किस नस के थ्रू आएगा, वैस नामक नस के थ्रू आएगा। वैस नामक नस के थ्रू आता है और पेनिस से बाहर वो चला जाता है। अगर टेस्टोस्टेरोन भी बनते रहता है इसमें, और वो टेस्टोस्टेरोन बाहर कैसे आएगा, इस वैस डिफरेंस से बाहर आएगा। किससे आएगा, इस वैस, पूरा नाम होता है इसका वैस डिफरेंस, किधर से, पेनिस से बाहर निकल जाएगा। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, इसकी वजह से बदबू वगैरह भी आती है। कुत्ते में, शेर में, जानवरों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा भी, उसको सूंघने की क्षमता होती है। एक नॉर्मल आदमी टेस्टोस्टेरोन को नहीं सूंघ सकता है, लेकिन कुत्ते, बिल्ली, जानवर किसे सूंघ लेते हैं, टेस्टिस से निकलने वाला टेस्टोस्टेरोन को। इसलिए कुत्तों को देखिएगा, वो अपना एरिया पे बाउंड्री बनाते हैं, उस एरिया पे जाके वो पेशाब कर देते हैं। उन्हें पता है कि उनके टेस्टिस में क्या बन रहा है, टेस्टोस्टेरोन। और हर इंसान, मतलब कुत्तों की टेस्टोस्टेरोन को सूंघने की क्षमता होती है। वो समझ जाएगा कि ये दूसरे मोहल्ला का कुत्ता है, हम लोग उसे मोहल्ला डिसाइड हो जाता है। अब मान के चलिए कोई मोहल्ला है, तो ऐसे एरिया है, तो सब कोनवा पे जा जाके थोड़ा थोड़ा अलग अलग कुत्ता, उस मोहल्ला के जितना कुत्ता है सब पेशाब कर देंगे सब, कि भैया ये मेरा मोहल्ला है। अब इसमें दूसरा कुत्ता आएगा तो सूंघते हुए आएगा, कहेगा ससुरा का तो नहीं, तो दूसरे का मोहल्ला है, तो इसलिए वो उसमें एंट्री नहीं करता है। कभी कभी इन कुत्तों से गलती हो जाता है। मान के चलिए कि उन्हें यहाँ बाउंड्री बनानी है, कुत्तों को अपनी बाउंड्री बनानी है, और उस बाउंड्री पर वहां पर किसी ने अपनी मोटरसाइकिल रात में खड़ी कर दी या दिन में खड़ी कर दी, या वहां पर अपनी कार खड़ा कर दिया, और कुत्तों को लगा कि भैया
भैया ये यहाँ से जाएगा नहीं मोटरसाइकिल या कार, एक काम करते हैं इसी पर पेशाब कर देते हैं, वो कुत्ते वगैरह किस पे पेशाब कर देते हैं, इसी पे पेशाब कर देंगे। अब यहाँ पेशाब कर देंगे, बाउंड्री कहाँ बन गई भैया, इस कार या मोटरसाइकिल पे बन गई। अगले 1-2 दिन बाद मोटरसाइकिल या कार वाला आएगा, अपने कार लेके जाएगा, अब भैया उसके कार या मोटरसाइकिल पर कुत्ते ने पेशाब कर रखा, और वो जिस मोहल्ले में जाएगा वो कुत्ता सूंघ लेगा, साला दूसरा कुत्ता आ रहा है, उसको लगता है कि मोटरसाइकिल के अंदर कोई कुत्ता बैठा होगा या फिर कार के अंदर बैठा होगा तभी महक रहा है। इसलिए देखिएगा सारे मोटरसाइकिल को कुत्ते नहीं दौड़ाते, या जितनी कार जाएगी सबको नहीं दौड़ाएंगे, जिस कार पर रात में कुत्ता पेशाब किया होगा उसी को ये लोग दौड़ाते हैं। तो इस टेस्टोस्टेरोन हो गया। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये मेल में ही पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया जाता। इसलिए जंगल में जब मिलिट्री जाती है तो उसे ट्रेनिंग दिया जाता है कि अगर आप जंगल में कहीं कैंप कीजिएगा ना, तो जहां सोइएगा उसके इधर उधर थोड़ी दूरी पर पेशाब कर दीजिएगा। इस पेशाब करने से क्या होता है, जंगली जानवर सूंघते हैं, उन्हें लगता है किसी दूसरे जानवर का इलाका है, वो इसे अनजान जगह में घुसना नहीं चाहते हैं। तो ये हो गया आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ये उत्तेजित हार्मोन है, उत्तेजना उत्पन्न करता है। अब ये दाढ़ी वगैरह में टेस्टोस्टेरोन बनने लगता है तो दाढ़ी मोछ सब आने लगता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा होता है। स्पर्म आपको समझते हैं, स्पर्म एक बाल मेल का स्पर्म जो होता है लगभग 5 से 7 ml शरीर से बाहर आता है, उसमें लगभग 20 लाख स्पर्म होते हैं। एक 7 ml स्पर्म में लगभग 20 लाख शुक्राणु होते हैं। शुक्राणुओं का आकार इस टाइप का होता है, ऐसे 20 लाख शुक्राणु पाए जाते हैं। एक बार के स्पर्म के शरीर से बाहर आने पर जो स्पर्म की टोटल संख्या होती है, स्पर्म काउंट लगभग 20 लाख आ जाते हैं। इतने छोटे छोटे होते हैं, और इस 20 लाख में 2 कैटेगरी के होते हैं, एक पूंछ वाले एक बिना पूंछ वाले। तो लमसम आधा पूंछ वाले आधा बिना पूंछ वाले। जनन का कार्य केवल पूंछ वाले कर सकते हैं, बिना पूंछ वाले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूंछ वाला अपने पूंछ के दम पे ही आगे भागता है, पूंछ वाला ही अपने पूंछ के दम पर ही आगे भागता है। ये रही बात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब हम आपसे पूछते हैं सवाल, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे मुख्य अंग पेनिस का या फिर टेस्टिस का? तो आपका जवाब होना चाहिए इसका, टेस्टिस का। पेनिस केवल क्या करता है, पेशाब को बाहर आने का रास्ता देता है और स्पर्म को अंदर मादा के शरीर में पहुंचाने का बस एक मार्ग प्रदान करता है, बाकी ये मुख्य अंग नहीं है। एक बात बताइए, किसी मानव या किसी जानवर से अगर आप चाहते हैं कि ये मतलब रिप्रोडक्शन ना कर सके, बच्चे को जन्म ना दे सके, तो अगर आपने क्या काट दिया, पूरा दोनों टेस्टिस निकाल दिए, जैसे टेस्टिस निकाल देंगे तो उसका टेस्टोस्टेरोन बनाने वाला चीजें खत्म हो जाएगा, वो टेस्टोस्टेरोन बना ही नहीं पाएगा, और ना ही वो क्या बना पाएगा, स्पर्म बना पाएगा। तो उसके अंदर से उत्तेजना ही खत्म हो जाएगी। वो फीमेल को देखेगा उसे कोई मतलब नहीं है, जैसे देखते हैं बैल सबको कोई मतलब नहीं रहता, गाय है क्या है कोई मतलब नहीं, खस्सी सबको देखते हैं कितना सुंदर बकरी आ जाएगी नहीं देखेगा सब, समझा? क्यों? क्योंकि उत्तेजना के लिए टेस्टोस्टेरोन का होना जरूरी है, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो टेस्टिस में बनता है। तो अगर आप किसी का परमानेंट नसबंदी करना चाहते हैं तो उसको क्या कर दीजिए, टेस्टिस से काट दीजिए। जैसे ये क्रिया जानवरों में होती है, किसमें? जानवरों में। पुरुष में ऐसा नहीं होगा, होने का तो हो ही जाएगा लेकिन भैया पुरुष बर्बाद हो जाएगा। तो डॉक्टरों ने एक बीच का उपाय किया पुरुषों के लिए, उसने क्या किया, इस नस को ही ब्लॉक कर दिया। किसको? इस नस को ब्लॉक कर दिया। इस नस को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, काट के ऑपरेशन कर दिया इसको, ये सब कुछ शरीर में ही रहेगा, बस इस नस को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब स्पर्म का जीवन काल 20 से 30 मिनट होता है। तो अब ये स्पर्म जो है 20 से 30 मिनट बाद इसके जो स्पर्म होते हैं ये मर जाते हैं, स्पर्म जो होते हैं ये मर जाते हैं, इनका पूंछ टूट जाता है, ये मर जाते हैं। अब ये क्या करता है डॉक्टर, ऑपरेशन करके मेल के अंदर नसबंदी करके ये वाली वैस नस को क्या करता है, काट देता है। अब स्पर्म बनेगा, अब वो आने का रास्ता ही नहीं है, 20 मिनट बाद वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। स्पर्म किसी काम का नहीं रह गया, 20 मिनट बाद खराब हो जाएगा। शरीर के अंदर जो होते हैं सब वही, वो तो क्षमता होती है, वो किसी भी खराब चीज को लाइसोसोम वगैरह खत्म कर देता है। तो मेल के अंदर नसबंदी करने के लिए टेस्टिस को काटना चाहिए या वैस को काटना चाहिए? तो भाई टेस्टिस को काटेंगे तो दूसरे दुनिया में चल जाएगा। क्या काटा जाता है, वैस। इसलिए इस चीज को वैस्कोटॉमी कहते हैं, वैस्कोटॉमी। क्या कहेंगे, वैस्कोटॉमी। जब हम वैस को काटते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, वैस्कोटॉमी। वैस काटने की क्रिया को क्या करते हैं, वैस्कोटॉमी के नाम से जानते हैं। किसी को कोई दिक्कत? वैस्कोटॉमी। इपिडिडमिस कहां पाया जाता है, तो भैया इपिडिडमिस जो होता है ये पाया जाता है टेस्टिस के बाहर। मुख्य जनन अंग टेस्टिस। टेस्टिस में बनने वाले दो चीज, एक हार्मोन बनेगा टेस्टोस्टेरोन, एक स्पर्म बनेगा शुक्राणु। इसे बाहर निकालने वाली नस का नाम वैस्क डिफरेंस। अगर इस नस को काट देंगे तो ना स्पर्म बाहर आएगा ना आपका टेस्टोस्टेरोन रहेगा, बनेगा जरूर, उत्तेजना होगी लेकिन मतलब वो काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पर पेनिस सेकेंडरी है, वो मुख्य जनन अंग नहीं है। ठीक है, सेम ऐसे ही कंसेप्ट होता है फीमेल में, सेम टू सेम फीमेल में भी सेम कंसेप्ट होता है, लेकिन फीमेल में एक चीज डिफरेंस हो जाता है। देखिए ध्यान से, यहां पर जंक्शन पॉइंट मेल में इसी नली से पेशाब आएगा और यहीं से स्पर्म आएगा। यहाँ ऊपर से किडनी से इसी ग्लैंड के पास से क्या आएगा, पेशाब आएगा और यहीं से स्पर्म आएगा। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता, उसमें पेशाब के लिए अलग और फीमेल में स्पर्म न बन के ओवम बनता है तो ओवम के लिए अलग होता है। तो अभी हम ये जनन अंग समझ जाते हैं, फिर जब जनन अंग समझ जाएंगे तब समझेंगे कि लड़का कैसे होता है। फिर लड़के में भी ससुरा झमेला क्या है कि लड़का की झिल्ली में रहता है, अल्ट्रासाउंड से कैसे पता चलता है, नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। उसके बाद भी ससुरा एक वही झमेला होता है कि सेरोगेट मदर क्या है। सेरोगेट मदर समझ जाएंगे तो एक नया झमेला हो जाता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, फिर आईवीएफ बेबी या इन विट्रो बेबी किसे कहा जाता है। उसके बाद जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, जुड़वा में भी ससुरा समस्या क्या है, जुड़वा दो टाइप का होता है, एक का शकलिया एक जैसा मिलता है, कुछ कुछ ऐसा जुड़वा होता है जिसका शकल एक जैसा नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब हम लोग फीमेल जननांग को देखते हैं। ये था पुरुष जननांग, नर जननांग। नर जननांग होगा, मादा जननांग बच गया ना। मादा जननांग के बारे में चलते हैं। देखिए जनन अंग
कौन सा जननांग भाई? फीमेल। फीमेल जननांग के बारे में देखते हैं। जिस तरह से मेल में अगर देखेंगे तो दो ठो क्या था? टेस्टिस था। एक तो आपका दो ठो वैस ट्यूब था। टेस्टिस की संख्या मेल में 2, वैस नामक नसों की संख्या 2, और ये निकले कैसे? पेनिस से। किडनी से जो आया था वो भी इसी पेनिस के रास्ते चला गया था। लेकिन फीमेल में थोड़ा सा, ज्यादा का नहीं, थोड़ा सा का डिफरेंस है। देखिए फीमेल में भी दो ठो ओवरी होता है। फीमेल वाला फिगर ही होगा, बता देते हैं। देखिए ये फीमेल जननांग हो गया। मेल से तुलना कीजिए। देखिए जिस तरह से मेल का मेन रिप्रोडक्टिव जो मुख्य जननांग है, मेल का क्या सा जो मुख्य जननांग है वो दो ठो टेस्टिस है, उसी तरह से फीमेल का मुख्य जननांग ये दोनों ओवरी है। क्या भाई? ओवरी है। महिला का मुख्य जनन अंग कौन सा है? ओवरी है। कौन है? ओवरी है। पुरुष का मुख्य जनन अंग कौन सा है? ओवम है। सॉरी ओवम करें, टेस्टिस है। कौन सा है? टेस्टिस। टेस्टिस में कितने तरह के हार्मोन? 2 तरह का, टेस्टोस्टेरोन और एगो स्पर्म बन जाए। मादा का मुख्य जनन अंग कौन सा है? तो ये ओवरी है। कौन सा है? ओवरी है। ये बताओ दोनों टेस्टिस से अलग अलग नसें निकली थी, जिसे हम लोगों ने क्या कहा था? वैस। क्या कहा था? वैस। उसी तरह से दोनों ओवरी से अलग अलग नसें निकलती हैं। इन नसों को कहा जाता है फॉलोपियन ट्यूब। इन नसों को कहा जाता है फॉलोपियन ट्यूब। इन नसों को क्या कहा जाता है? फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब। दो दो नसें होती हैं, दोनों को क्या कहते हैं? फॉलोपियन ट्यूब। नर का मुख्य जननांग क्या होता है? टेस्टिस। मादा का मुख्य जननांग क्या होता है? ओवरी। टेस्टिस से आने वाली नसों को वैस डिफरेंस, जबकि ओवरी से आने वाली दो नसों को हम क्या कहते हैं? फॉलोपियन ट्यूब। क्या कहेंगे? फॉलोपियन ट्यूब। ठीक है। अब यहां पर हो जाता है ये हो गया ओवरी। ये बीच वाला हो जाता है यूट्रस। ये बीच वाला क्या होता है? यूट्रस। बीच वाला यूट्रस। ये बीच वाला क्या हो गया? यूट्रस हो गया। अब एक बात बताओ, बच्चा कहां रहता है? जो बच्चा मां के पेट में जन्म लेता है वो 9 महीने तक कहां पे रहता है? पेट में नहीं रहता है, यूट्रस में रहता है। पेट में तो खाना खाते हैं लोग। कहां रहता है? यूट्रस में रहता है। कहां रहता है भैया? यूट्रस में रहता है। कहां रहेगा? यूट्रस में रहेगा। आगे बढ़ जा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यूट्रस का आखिरी हिस्सा क्या कहलाता है? सर्विक्स कहलाता है। यूट्रस का आखिरी हिस्सा क्या कहलाता है? सर्विक्स। सर्विक्स कहलाता है। सर्विक्स के बाद नीचे से वजाइना स्टार्ट हो जाती है। अब यहां पर दो नसें होती हैं। एक कर्विक्स का हिस्सा जो जाता है, अब यहां पहले एक एक करके समझते हैं, एक ही बार में नहीं, धीरे धीरे। ओवरी। मादा का मुख्य जननांग कौन सा होता है? ओवरी। क्या होता है भैया? ओवरी। मादा का मुख्य जननांग क्या होता है? ओवरी। ओवरी में क्या बनता है? ओवम। ओवरी में क्या बनता है? ओवम। ओवरी में क्या बनेगा? ओवम। ओवम को हिंदी में क्या कहते हैं? अंडा। जबकि मेल के टेस्टिस में क्या बना था? टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म बना था। देखो भैया ये बनेगा ओवम। एक इस महीने ओवम इधर बनेगा तो अगले महीने ओवम इधर बनेगा। क्या फीमेल में एक ओवरी होती है या 2 ओवरी? तो आंसर आएगा 2 ओवरी। कौन सा ऐसा जीव है जिसके पास एक ओवरी पाई जाती है? तो एक जीव है जिसका नाम है, मतलब पक्षी, जितने भी पक्षी होते हैं उनमें एक ही ओवरी पाई जाती है, क्योंकि वो अगर ओवरी दोनों रहेंगे तो उनका शरीर भारी हो जाएगा और वो उड़ नहीं पाएंगे। तो जितने भी पक्षी होते हैं, पक्षी मतलब होता है कि बर्ड्स, वो बर्ड्स के में एक ही ओवरी पाई जाती है। जबकि गाय भैंस बकरी जानवर जितने मानव वगैरह इनकी जो मादाएं होती है उनमें 2-2 ओवरी पाई जाती है। ओवम जो बनता है वो एक महीने इस ओवरी से अगले महीने दूसरी ओवरी से, एक महीने इस ओवरी से अगले महीने दूसरी ओवरी से। अब ध्यान से समझिए, मेरी ओर ध्यान दीजिए बाबू। टेस्टिस में बना था स्पर्म। इस स्पर्म को ले जाने वाली नस का नाम था वैस। क्या नाम था? वैस। अब आप आंसर दीजिए कि इस ओवरी में बनने वाले ओवम को ले जाने वाली नस का क्या नाम होगा? इस ओवरी में बनने वाली नस को ले जाने वाले का नाम क्या होगा? इस नस का नाम फॉलोपियन ट्यूब। वो तो लिखा ही हुआ है फॉलोपियन ट्यूब। तो देखिए कॉमन लेते चलिए, एकदम कॉमन कॉमन। देखिए पुरुष में स्पर्म बनेगा दोनों टेस्टिस में, मादा में ओवम बनेगा ओवरी में, एक बार इस ओवरी में एक बार इसमें। स्पर्म को ले जाने वाले नस को कहेंगे वास्ट डिफरेंस। ओवरी को ले जाने, ओवम को ले जाने वाले नस को कहेंगे फॉलोपियन ट्यूब। अगर मेल के अंदर, अगर पुरुष के अंदर इस वैस डिफरेंस नामक नस को काट दें तो पुरुष की हो जाती है नसबंदी, और अगर महिला में ये ट्यूब को काट दें, फॉलोपियन ट्यूब को काट दें, तो हो जाती है नलबंदी, क्योंकि इसमें एक पतला नस था, इसमें एक मोटी नली है, इसलिए पुरुष वाले को कहते हैं नसबंदी और महिला वाले को कहते हैं नलबंदी। इंग्लिश में इसका वैस काटा गया तो वैस्कोटॉमी, इसमें ट्यूब काटा गया तो ट्यूबेकोटॉमी। याद रखिएगा, ट्यूबेकोटॉमी महिला नसबंदी, वैस्कोटॉमी पुरुष नसबंदी। महिला नसबंदी को नलबंदी कहते हैं, पुरुष नसबंदी को नसबंदी कहते हैं। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, सिमेट्रिक देखने को मिलता है आपको। चलिए बाबू, अब हम लोग इसको काटते नहीं है, आगे बढ़ते हैं। किसे काटते नहीं है, आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल को यहां हम लोग समझ जाते हैं, एक रफली व्यू। मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी पीरियड या मासिक चक्र जिसे कहते हैं, ये क्या होता है? ध्यान से समझिए। ओवम जो होता है, ये ओवम ओवरी में बनता है। ओवम किसमें बनता है? ओवरी में। इसे बनने में लगभग 7 दिन लग जाते हैं, एक 1 वीक मान के चलिए। तो जब इसमें बन रहा होता है, इसमें बन रहा होता है, उस दौरान इसमें नहीं बनता है। क्या दोनों ओवरी एक साथ काम करते हैं? नहीं। अगर करेगा तो अपवाद में गिनती आ जाएगा, बीमारी में चला जाएगा। आजकल ससुरा कोनो बीमारी हो जा रहा है।
बस 1 सप्ताह लगता है बनने में। तो हम ये मान लेते हैं जनवरी का महीना, जनवरी का महीना, तो जनवरी के महीने से मान के चलते हैं, समझाने के लिए आपको करें। तो पहला सप्ताह जो लगेगा वो ओवम को बनने में ही लग जाएगा। ओवम कंप्लीट बनेगा नहीं, बनने में ही लग जाएगा। ये क्या है भैया, ये वजाइना, और यहाँ पर क्या है, यूट्रस। स्पर्म जो होता है, मेल का स्पर्म वजाइना के रास्ते कहाँ डिस्चार्ज होता है, यूट्रस में आता है। और यूट्रस के बाद वो सीधे कुछ स्पर्म इधर की ओर भागते हैं और कुछ स्पर्म उधर की ओर भागते हैं, कुछ स्पर्म इधर भागते हैं, कुछ स्पर्म इधर भागते हैं। मान के चलिए इस महिला के यूट्रस में स्पर्म आया, तो स्पर्म की संख्या तो 20 लाख होती है। तो जो स्पर्म इधर गया वो तो किसी काम का नहीं, क्योंकि इस महीने जैसे मान के चलिए जनवरी का बनता, तो इस बार तो ये वाला ओवम जो है, ओवरी जो है, ओवम बना ही नहीं रहा। केवल वही काम आएगा जो इस साइड आएगा, और इस साइड जैसे जैसे स्पर्म आएगा, तो स्पर्म की लाइफ टाइम ज्यादा देर की होती नहीं है, 20 से 40 मिनट होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो ये सोचेगा हमको कोई ना कोई ओवम मिल जाए जिससे हम क्या कर जाए, फर्टिलाइज कर जाए, मिल जाए। तो ये ससुरा इधर आया, आने के बाद देखा कि इधर तो ओवम बन ही रहा है, अभी पूरी तरह से बना नहीं है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है उसका फर्स्ट वीक जो होता है, उस फर्स्ट वीक में ओवम कंप्लीट बना नहीं रहता है, अभी फर्स्ट वीक में वो बन ही रहा होता है। इसलिए अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल जस्ट खत्म है तो जो पहला वीक रहेगा उसमें ये ओवम जो है वो अभी बन ही रहा है। इसलिए इस दौरान अगर स्पर्म आता भी है तो ससुरा उधर गया तो वैसे ही खत्म किसी काम का, और इधर आएगा तो ये पहला वीक में बन रहा है। लेकिन दूसरा वीक और तीसरा वीक, पहला वीक भले बर्बाद हुआ क्योंकि भैया अभी बन ही रहा था, लेकिन दूसरा वीक एकदम सुटेबल हो जाता है, तीसरा वीक एकदम सुटेबल हो जाता है। तो अगर दूसरे वीक में स्पर्म कहां गया, यूट्रस में, जो उधर गया वो तो किसी काम का नहीं, जो इधर आया अब की बार वो देखेगा कि भैया 1 सप्ताह बीत गया, अब ये दूसरा सप्ताह में मैच्योर हो चुका है, परिपक्व हो चुका है, तो वो फॉलोपियन ट्यूब में किससे आके मिल जाएगा, ओवम से। क्योंकि ओवम जब विकसित हो जाता है यानी दूसरे और तीसरे सप्ताह में चला जाता है, तो यह ओवम जो है, यह ओवम क्या करता है, ओवरी को छोड़कर थोड़ा आगे आ जाता है, ओवरी को छोड़ के क्या करता है, आगे आ जाता है, ओवरी को छोड़कर आगे आ जाता है। तो स्पर्म और ओवरी, सॉरी स्पर्म और ये ओवम, इन दोनों का मिलाप यानी ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं। आप कहां पर, यूट्रस में करेगा कि ओवरी में करेगा कि फॉलोपियन ट्यूब में करेगा, आप बताइए। स्पर्म और ओवम एक दूसरे से कहां मिलते हैं, स्पर्म और ओवम एक दूसरे से कहां मिलते हैं, यूट्रस में नहीं। आंसर होगा यूट्रस में तो स्पर्म आता है, इसके बाद ये जाता है फॉलोपियन ट्यूब में। कहां मिलेगा, ओवरी में, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ओवरी में जो वही ओवम रहते हैं जो मैच्योर नहीं है, जैसे ये मैच्योर होते हैं कहां चले जाते हैं, फॉलोपियन ट्यूब में। अब उसे आइयो रहा है कहां से, फॉलोपियन ट्यूब से, इसलिए डॉक्टर फॉलोपियन ट्यूब काट देता है। तो स्पर्म और ओवम कहां मिलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब में। क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पहले हफ्ता में ये मिलेंगे तो कोई काम का होगा नहीं। किस सप्ताह में, दूसरा और तीसरा सप्ताह में। ये स्पर्म यहाँ 2 सप्ताह वेट करता है, पहला सप्ताह तो ये केवल बनने में चला गया, अगले 2 सप्ताह ये फॉलोपियन ट्यूब में वेट करेगा। और अगर यहाँ पर कोई स्पर्म नहीं आया इस दौरान, अब ये धीरे धीरे ये क्या होगा, डैमेज होना चालू हो जाएगा, डैमेज होना चालू हो जाएगा। और चौथे सप्ताह में, कौन सप्ताह में, चौथे सप्ताह में ये पूरी तरह से बाहर आना चालू कर देगा, धीरे 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 यूट्रस वजाइना के रास्ते चला जाएगा वापस, क्योंकि इसको ज्यादा देर वेट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी भी लाइफ टाइम बहुत ज्यादा दिन नहीं रहेगी, 2 दिन। तो ये धीरे धीरे अब वापस जाने लगता है, जिस चीज को हम लोग पीरियड, मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मासिक धर्म के नाम से जानते हैं, पीरियड्स के नाम से, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, ये मेनली यही 2 सप्ताह क्या होता है, मेन होता है। यानी समझ रहे हैं यहाँ पे, मेरे ध्यान से देखो, पहला सप्ताह तो बनने में ही खत्म हो गया, और मेन रिप्रोडक्शन यानी प्रेगनेंसी की संभावना ज्यादा हो जाएगी दूसरे और तीसरे सप्ताह में। हालांकि डॉक्टर इसका एक्यूरेट फार्मूला रखे रहते हैं, आपको डॉक्टर थोड़े ना हम यहाँ बना रहे हैं, डॉक्टर बनना है तो नीट के एग्जाम में तैयारी कीजिए, एम्स में, या नौकरी लेना है, डॉक्टरी नहीं करना है, ठीक है। तो वो लोग का एक अलग फार्मूला होता है, हम आपको एक रफली आइडिया बता रहे हैं। तो दूसरे से तीसरे सप्ताह में इसमें फर्टिलाइजेशन की संभावना ज्यादा होती है। दूसरे सप्ताह में 80% चांसेस है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी, तीसरे सप्ताह में थोड़ा सा घट जाता है, चौथे सप्ताह में 2 से 5% बचता है, क्योंकि यहाँ तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल अब तब हुआ रहता है कि अभी भी कभी भी आ सकता है, क्योंकि ये खराब हो चुका है, अब निकल मतलब पीरियड के रास्ते शरीर के बाहर निकल जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो प्रेगनेंसी के लिए जो टाइमिंग जो जिसे सुटेबल माना गया है वो पीरियड्स, देखिए पीरियड के 7 दिन पहले या 7 दिन बाद, ये टाइम पे प्रेगनेंसी नहीं होती है। 7 दिन पहले मान के चले किसी को 10 तारीख को पीरियड है, तो उससे 7 दिन पहले और पीरियड के 7 दिन बाद उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब वहां पे जो ओवम रहेगा वो खत्म हो चुका है। अब देखिए मान के चलिए ये जनवरी के चौथे हफ्ता में इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुआ, इसको स्पर्म नहीं हुआ, अब ये खत्म हो गया। अब इस बार ये नहीं बनाएगा, अब ये इस बार ये वाला नहीं बनाएगा, अब यहां से पीरियड से चला गया, खत्म हो गया पीरियड के रास्ते। अब ये वाला कहेगा कि इस बार अब हम बनाएंगे, इस बार क्या बनाएगा, हम बनाएगा। तो पीरियड जिस दिन आया उसके पीरियड खत्म होने के अगला 1 सप्ताह, पीरियड जैसे ये वाला पीरियड हुआ, ये खत्म हो गया, इसके अगला 1 सप्ताह तो अब ये वाला ही बनाएगा, अगला 1 सप्ताह कौन बनाएगा, इधर वाला बनाएगा। तो जैसे ये पीरियड खत्म हुआ, पीरियड खत्म होने के 7 दिन पहले, जस्ट 7 दिन पहले, ये किसी काम का नहीं बचा था क्योंकि अब ये खराब होने वाला था, और जैसे यहाँ निकल के खत्म हो गया, पीरियड खत्म, अब कौन बनाएगा, ये वाला। और इसी दौरान जैसे यहाँ पीरियड खत्म हुआ है, इसके पहला ही सप्ताह अगर स्पर्म आता है तो स्पर्म जो इधर जाएगा आपकी बार तो किसी काम का नहीं, क्योंकि इस बार ये वाला बनाएगा नहीं, जो इधर आएगा वही काम करेगा। वो देखेगा सोचा फॉलोपियन ट्यूब तो खाली है, तो ये सोचेगा अंदर देखते हैं, यहाँ तो अभी ये मैच्योर ही नहीं हुआ है, तो ये भी किसी काम का नहीं रह जाएगा। लेकिन काम का कब रहेगा, दूसरा और तीसरा सप्ताह में ये मैच्योर होकर कहाँ आ जाते हैं, फॉलोपियन ट्यूब में, मैच्योर होकर कहाँ आ जाते हैं, फॉलोपियन ट्यूब में। अगर दूसरा या तीसरा सप्ताह में स्पर्म आया और इससे फ्यूज कर गया, तब यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और आगे प्रेगनेंसी बढ़ने लगती है। लेकिन अगर दूसरा तीसरा सप्ताह भी नहीं हुआ, तब ये कहेगा कि नहीं, अब इसको मतलब पीरियड्स के रास्ते बाहर कर देते हैं। तो चौथे सप्ताह में ये धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है, और 2-4 दिन मतलब ऐसे करके पीरियड से बाहर चला जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो
प्रेगनेंसी के लिए सूटेबल टाइम जो होती है पीरियड के दूसरे या तीसरे सप्ताह होती है, और सबसे कम चांसेस होती है प्रेगनेंसी के जस्ट एक हफ्ता आगे या जस्ट एक हफ्ता पीछे। चलो भाई, ये तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आप समझ गए, ठीक है। क्या किसी फीमेल की दोनों ओवरी एक साथ काम करती है? नहीं करती। दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करती है। महिला नसबंदी न होकर महिला नलबंदी होती है, उसमें फॉलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। किसे काट दिया जाता है? फॉलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। ये बताइए, स्पर्म और ओवम जहां मिलते हैं वो मिलते हैं फॉलोपियन ट्यूब में, चाहे वो इस साइड के फॉलोपियन ट्यूब में मिलेंगे, चाहे वो इस साइड के फॉलोपियन ट्यूब में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? फॉलोपियन ट्यूब में, एफटी फॉलोपियन ट्यूब में मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, फॉलोपियन ट्यूब में मिलेंगे। एक चीज होता है निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं? जब कभी भी स्पर्म किससे जाके मैच कर जाए? ओवम से मैच कर जाए, यानी स्पर्म का मतलब होता है शुक्राणु, किससे मैच कर जाए? अंडाणु से। अंडा यानी अंडाणु से, अंडाणु से मिल जाए, उसे कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कितने लोग ये बता सकते हैं कि स्पर्म और ओवम कहां मिलते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहां होता है? ओवरी में होता है, यूट्रस में होता है, या फॉलोपियन ट्यूब में होता है? निषेचन की क्रिया कहां होती है? तो भैया निषेचन की क्रिया जब भी होगी तो निषेचन की क्रिया फॉलोपियन ट्यूब में होती है। निषेचन की क्रिया कहां होती है? फॉलोपियन ट्यूब में होती है, यानी यहीं पर स्पर्म और ओवम आके मिलते हैं, और मिलने के एक सप्ताह बाद ये डगर का नीचे आते हैं, और डगर के जब नीचे आते हैं तो यूट्रस क्या करता है? उनको अपनी दीवार में चिपका लेता है। यूट्रस अपनी दीवार में चिपका लेगा। अब यहां से ये धीरे धीरे जाइगोट बनना चालू करते हैं। जाइगोट मतलब युग्मनज। और 4 सप्ताह बाद ये धीरे 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 विकसित होने लगते हैं भ्रूण में, यानी एम्ब्रॉय में। एम्ब्रॉय में विकसित होकर पूरी तरह से एक नए बेबी का निर्माण कर लेते हैं, और 9 महीने के अंतराल पर इस बेबी के पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। फिर डिलीवरी के रास्ते ये यूट्रस छोड़ देते हैं। यूट्रस के बाद ये कहां आते हैं? यूट्रस का सबसे निचला हिस्सा कर्विक्स कहलाता है। कर्विक्स और कर्विक्स के बाद वेजाइना के रास्ते ये इनका नॉर्मल डिलीवरी होकर जन्म हो जाता है। जन्म हो जाता है। तो 2 क्वेश्चन में आप मत फंसे। बच्चा विकसित कहां होता है? तो जो बचवा विकसित हो रहा है वो फॉलोपियन ट्यूब में विकसित नहीं हो पाएगा, तो छोटा सा ट्यूब है। बचवा विकसित होता है यूट्रस में। देहात में इसी यूट्रस को लोग बच्चादानी कहते हैं। इस यूट्रस को लोग क्या कहते हैं? देहात में बच्चादानी, इसी में बच्चा रहता है, यूट्रस में। लेकिन निषेचन की क्रिया यानी स्पर्म और ओवम के आपस में मिलने की क्रिया कहां हुई है? फॉलोपियन ट्यूब में हुई है। ओवम कहां बना है? ओवरी में। ओवम कहां बना है? ओवरी में। मेच्योर कब होता है? कम से कम 1 सप्ताह लेता है बनने का। मेच्योर होने के बाद उसके बाद ये कहां चला जाता है? फॉलोपियन ट्यूब में चला जाता है। ये इसके आगे नहीं जा पाता क्योंकि इसके पास पूंछ।
जाती है उन्हें सीजेरियन ऑपरेशन कराना पड़ता है, ऑपरेशन से बच्चा होता है। आज का ये आप देखिए, आ गया कितना देर पहले कर, हो गया मेरे हाथ से लग गया था। थोड़ा सा मेरे हाथ से माइक निकल गया था। तो महिला को एजुकेशन देना ही सबसे सही रास्ता है, वरना हम तो हमारे तो करते रह जाएंगे, किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए जनसंख्या को कंट्रोल करने का सबसे सटीक और एक ही उपाय है कि आप महिला को एजुकेशन दीजिए। महिला को लोग जल्दी एजुकेशन देते नहीं है, कम पढ़ाते हैं, बेटा पढ़ लेगा, बेटियां जल्दी पढ़ती नहीं है। पढ़ी लिखी लड़की कभी भी अपने आप को एक महिला समझेगी, बच्चा पैदा करने का मशीन नहीं समझेगी। समझ में नहीं आ गया? ठीक है, अब गवर्नमेंट भी जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें हम राशन कार्ड की कुछ सुविधाएं कम कर देंगे, सरकारी नौकरी में कुछ, मतलब ऐसे करके ये चीजें सब अपनी जगह पे सही है। बट ये कैसे बताएं, मन के चलिए कोई मरीज सीरियस है, उसको आपने टैबलेट खिला रहे हैं, नहीं भैया टैबलेट की जरूरत नहीं है, सीरियस मरीज को इंजेक्शन मारो। अभी के वक्त में हर महिला को एजुकेशन कंपलसरी कर दीजिए, हर महिला को। ठीक है, महिला सबको भी है भाई, 8-8 9 लड़का होना चाहिए। चलो भाई देखते हैं आगे, ये तो समझ में आ गया। अब स्पर्म और ओवम कैसे काम करते हैं उनके बारे में हम लोग समझ जाते हैं। देखिए, ये हड्डी का नाम कमर के पास है, कैल्विकल बोलते हैं इस हड्डी को, सोनी मेखला। इसी हड्डी के बीच में छोटा सा यूट्रस वगैरह रहता है, यहाँ पर ये ओवरी रहती है। यहाँ पर ये सिर्फ देख लीजिए ओवरी का, बच्चा कहाँ रहेगा भैया? ओवरी में ही रहता है। बच्चा का जन्म कहाँ होता है? ओवरी में होता है। ओवम कहाँ बनते हैं? तो ओवम बनते हैं ओवरी में। ओवम कहाँ बनते हैं? ओवरी में। जन्म कहाँ लेता है बच्चा? यूट्रस में जन्म लेता है। भाई कुछ सही है जी? हाँ, आवाज सही आ रहा है ना? मेरे हाथ से लग गया था माइक पे। देखिए, अब यहाँ पे ना 3 हार्मोन बनते हैं। क्या बनते हैं? 3 हार्मोन्स बनते हैं। एक का नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बनने में मदद करता है, ब्रेस्ट के उभार में भी मदद करता है। दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एक कौन सा हार्मोन? 3 ठो। ओवरी के पास कितने हार्मोन? 3। एक होगा एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, तीसरा रिलैक्सिन। तीसरा रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन हार्मोन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बनने में मदद किया। अब भैया एक बात बताओ, कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिन महिलाओं में ओवम बनता ही नहीं। अब आप बताओ, जिन महिलाओं में ओवम नहीं बनेगा, अमूमन 45 साल की उम्र के बाद ओवम नहीं बनता है। ना इस वाले ओवरी में ओवम बनेगा, ना इस वाले ओवम में ओवरी बनेगा, तो इस ओवरी में भी नहीं बनेगा। तो 45 साल की उम्र के बाद महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना ही खत्म हो जाता है, 45 साल की उम्र के बाद। लेकिन कुछ महिलाओं में बीमारी की वजह से कम उम्र में ही, 25-30 साल की उम्र में ही, ये ओवरी में ओवम बनता ही नहीं है। तो जब ओवम नहीं बनेगा तो उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा, बच्चे नहीं होंगे। यहाँ पर इस ओवरी के पास 3 हार्मोन, पहला एस्ट्रोजन जो क्या करता है, इस पर ओवम को बनाने में हेल्पफुल होता है। दूसरा प्रोजेस्टेरोन, अब नाम से स्पष्ट है, प्रोजेस्टेरोन ये प्रोटेक्शन देगा। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। जो बच्चा पेट में रहता है, तो पेट में ऐसा थोड़ी है कि बड़ा हो जाता है, शुरुआत में तो एकदम छोटा सा रहता है, इसकी सेफ्टी देना है ना, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, तो इसकी सेफ्टी, प्रोटेक्शन, गर्भ धारण करने की क्षमता, ये सब किसमें होती है? प्रोजेस्टेरोन में। अब क्या होता है कि अगर किसी महिला में एस्ट्रोजन की कमी है तो उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब होगा। अगर मान के चलिए एस्ट्रोजन सही है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल सही है, वो बच्चा भी उसके पेट में आएगा, प्रेगनेंसी भी होगी। लेकिन अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गड़बड़ हो गया तो सुनते होंगे किसी महिला का 2 महीना का बच्चा था, नुकसान हो गया, 3 महीना का था, नुकसान हो गया। तो अक्सर वो बच्चे क्या हो जाते हैं, पेट में पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते और पहले ही बेचारे डिस्ट्रॉय मर जाते हैं। तो गर्भ में जो बच्चा रहता है उसे सेफ्टी, गर्भ धारण की क्षमता, ये सब का ध्यान कौन रखता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रखता है। तो प्रोटेक्शन देने का काम कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोन। रिलैक्सिन का भी नाम से ही स्पष्ट है, ये रिलैक्स देता है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है मां के पेट से तो एकदम इजीली नॉर्मल डिलीवरी कराने में मदद करता है रिलैक्सिन हार्मोन। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, ये वाली जो हड्डी होती है यहाँ से, इस हड्डी को हल्का सा फ्लेक्सिबल बना देता है कौन? हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन। और यहाँ की मांसपेशी वगैरह को एकदम फ्लेक्सिबल बना देता है ताकि बच्चे का जन्म इजीली हो सके। जिस महिला में रिलैक्सिन की कमी हो जाती है उन्हें सीजेरियन ऑपरेशन कराना पड़ता है, ऑपरेशन से बच्चा होता है। आज का ये आप देखिए ध्यान से, इनमें से कौन सा हार्मोन ज्यादा जरूरी है? तो भैया सब जरूरी है। रिलैक्सिन के में अभी तो टेक्नोलॉजी आ गई है, तो रिलैक्सिन नहीं भी रहेगा तो ऑपरेशन से बच्चा हो जाएगा। तो एस्ट्रोजन जो है गर्भ धारण का मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मदद करता है, द्वितीय और लैंगिक क्रिया में मदद करता है, स्तन के उभार में मदद करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बच्चे को गर्भ धारण करने की क्षमता देता है। रिलैक्सिन हार्मोन नॉर्मल डिलीवरी कराता है। क्या करता है? नॉर्मल डिलीवरी। ये सारे हार्मोन हमारी बॉडी में खुद ब खुद बन जाते हैं अगर हम नेचुरल काम करते रहेंगे तब। लेकिन आजकल की जो महिलाएं हो गई हैं ना, ये महिलाओं में खराबी होता है, मतलब ध्यान से समझो यार, महिला सब इसमें बुरा मान जाएंगे। महिला को अपने नैहर में आप चपरासी की तरह खटा दीजिए, वो खट जाएगी। लेकिन ससुराल में उसको सिंहासन पर बैठने पर भी तकलीफ होता है। क्या चीज दीजिए? सिंहासन ऐसा होता है उनको। आपको अगर यकीन नहीं हो तो आप शादी ब्याह जब होगा तो आप अपने घर से अपनी पत्नी को उसके नैहर ले जाइए, देखिएगा ये इतना डिस्टेंस तय करने के बाद जैसे नैहर उतरेगी खूब हंसी खेलेगी, फलनिया से बतियाएगी, इनसे बतियाएगी, कूद कूद के काम करने लगी, मम्मी कैसी हो, बहन कैसी हो, और सहेली कैसी हो, छत पे देख लेगी हमारा पहिका वाला कैसा है, सब देख लेगी, तो हरियाणा के रहेगी। लेकिन वही महिला को अगर आप नैहर से इतना ही दूरी तय करके अपने घर लाएंगे तो घर में उतरते उसका पहला रिएक्शन, अरे कमर दर्द कर, अरे भाई थक गए पूरा, अब आराम करेंगे। ऐसा सोच नहीं, इतना डिस्टेंस तय करके गई थी तो पूरा कूद रही थी, छटक रही थी, और वो तय करके वापस ससुराल में आई थी, कमर दिखा गया। ऐसे आजकल की महिलाएं सब मतलब प्रेग्नेंट होती है तो कुछ कम नहीं करती है, ना खाएगी सब, ना कमेंगे, बैठे लेंगे सब, तो लड़कों भोटा पैदा हो जाता है। अरे मां के पेट में जब बच्चा पल रहा है ना तो उसको उसी वक्त में तकलीफ देखना है, मां को काम करते हुए देखना है, तो उसको थोड़ा बहुत इधर उधर होगा ना तो लड़का बचपन से पता है उसको कि हमको भाई पैदा होने से पहले हमको खट कुछ लगते रहता था, चोट मां मेहनत करती थी तो उसको तकलीफ होता रहता था। बच्चा जब पेट में रहता है तो एक झिल्ली में बंद रहता है, इस इम्यूनिटी सैक में, तो मां थोड़ा बहुत काम करेगी, मतलब रोटी सानेगी, पीना के अलावा पोलदार उठाए खाती दे, बहुत एक्सेस लोड नहीं बट नॉर्मल काम करेगी, सीढ़ी चढ़ेगी, तो इस बच्चे को भी असर आएगा, इसका बॉडी ये सब चीज समझ जाएगा कि भैया हमको अभी ट्रेनिंग है, पैदा होते हमको एकदम तैयार रहना है। लेकिन आजकल की महिला, हम प्रेग्नेंट है ना, हमको एनएसजी कमांडो की सुरक्षा दिया जाए, हम कोई काम नहीं करेंगे, 72-74 नौकर लगा दीजिए यहाँ पे, सच्चा प्रधानमंत्री के बंगला में चला तो उतना सुख सुविधा खोजते हैं, लगता है प्रधानमंत्री हैं लोग यहाँ पे, तो उतना इलाका सब क्या है, मां के पेट में ना तकलीफ देखा, ना बुखार देखा, ना मेहनत करते देखा, पैदा होगा तो वही लुला जाएगा, पैसा दौड़ा दीजिएगा, जाएगा, पैसा खिला दीजिएगा, बाबू बाबू हाथ उठाइए तो हाथ उखड़ जाएगा, भोदा हो जाता है लेकर। तो आजकल ना जो महिलाएं जिसको नहीं पता है वो एक जनरेशन के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिंदगी भर इसकी इम्यून सिस्टम कमजोर रहेगी, बात बात पर बेचारा तबियत खराब होगा। वही गांव देहात का लड़का को देखिएगा नहीं बीमार पड़ता है, गांव का लड़का जितना मेहनत करता है ना उतना दिल्ली मुंबई सीबीएसई वाला लड़का सब बुलाएंगे तो बेचारा हाफ जाएगा, क्योंकि वो पेट में ही देखा हुआ है। तो ये एस्ट्रोजन, अब इसमें कई चीज क्या होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी आजकल लड़कों में नहीं हो पाता है। रीजन क्या है? देखिए, बच्चा जो मां के पेट में रहता है तो वो एक झिल्ली में बंद रहता है, इस झिल्ली को कहते हैं इम्यूनिटिक सैक।
10 बार बोलिए मेरे साथ, इमियोटिक सैक, सैक माने बोरा, इमियोटिक सैक। बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तो उसे क्या करता है, इमियोटिक सैक बोलते हैं। उस झिल्ली को क्या कहा जाता है, इमियोटिक सैक। एक टेक्नोलॉजी आती है इम्यूनोसेप्टोसिस, उसमें क्या करता है, अल्ट्रासाउंड से देख लेता है कि लड़का है कि लड़की है। देख रहे हैं कितना मस्ती से सोया है। ये बहुत सीधा होगा, ये पर्दा होगा तो बहुत सीधा होगा जरूरत से ज्यादा। जो लड़का खचरा होता है सब, दिमाग का जो बहुत तेज लड़का होता है सब, वो माँ के पेट में अस्थिर रहबे नहीं करेगा सब। ये झिल्ली का नाम होता है इम्यूनोटिक सैक। इसमें ये प्लेसेंटा देखिए, गर्भनाल से नली दिख रहा है, ये गर्भनाल, गर्भनाल से इसको अपनी माँ से कनेक्शन रहता है, न्यूट्रिशन वगैरह सब चीज पोषण वगैरह से मिलते रहता है, मस्त है एकदम। लेकिन कोनो कोनो का दिमाग बहुत चंचल रहता है, तो पेट में ना हाथ भागने लगता है, उस माँ को ना उसके तरफ करने लगता है, पेट में उसे पैर सीधा करने ना अंगड़ाई लेने लगता है, क्या इठेगा सब यहाँ पे, तो सब पेट में नौटंकी करता है सब। कबो कबो से इतना कचरा होता है सब कि ये जो गर्भनाल है वो हाथों में फंसा लेता है सब। तो ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो ऐसा नहीं है कि पकड़ ले हाथ में फंसा लिया है, डिलीवरी होगी तो ये नली टूट जाता है, ऐसा छोड़ देता है, कोई बहुत बड़ा झमेला नहीं होता। लेकिन आजकल की महिलाओं को डॉक्टर डरा देता है, कहता है ओ माय गॉड, बच्चे ने ना प्लेसेंटा को पकड़ लिया, गर्भनाल को पकड़ लिया, ए बउआ छोड़ देगा रे वो तो नहीं देर में, वहां पे डरा के कहता ऑपरेशन करके करना पड़ेगा। या तो आजकल क्या करता है सब कि बच्चा ने वहीं पे लेटरिन कर दिया है, अरे ससुर नहीं, इस सब ऑपरेशन करने का टैक्टिस बना लिया। नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है ऐसा भी नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा जो होता है उसका शरीर किससे सबसे पहले सर वापस आता है, मतलब शरीर पे असर आता है। 3 इडियट मूवी में देखे होंगे, वो सेक्शन पाइप द्वारा वैक्यूम पाइप से उस बच्चे का डिलीवरी कराता है। तो अमूमन जितने बच्चे होते हैं उनका सर क्या होता है, पहले बाहर आता है। ऐसे बच्चों को कहते हैं सीधा पैदा हुआ है, कोनो कोनो का शायद पैर बाहर आ जाता है तो उसको कहते हैं लोग उल्टा पैदा हुआ है, कोनो कोनो उल्टा पैदा होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, गर्दन में मोच आ जाता है, तो गर्दन में नहीं सीधा होता है, तो आदमी गांव में खोजता है कौन उल्टा पैदा हुआ तेरे, और उससे आदमी झड़वाता है, कहते हैं लात चला दो तो तन पैर धीरे धीरे रख देता है ना, तो गर्दन ठीक हो जाता है। भाई गांव में बड़ी बड़ी प्रचलन है ऐसा चीजों का। तो अमूमन जो बच्चा होता है, ध्यान से देखिए, बच्चा माँ से किससे जुड़ा रहता है, तो प्लेसेंटा से। गर्भनाल हो गया, ये प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, इसी से वो सारे न्यूट्रिशन वगैरह माँ से वो लेते रहता है। ठीक है, अब यहां समझ आ गया। जब तक ये प्लेसेंटा जुटा रहता है इससे, ध्यान से समझिएगा। पहले जो झिल्ली में रहता है वो झिल्ली का नाम बताइए क्या, इमियोटिक सैक। गाय जब बच्चा देती है या बकरी जब बच्चा देती है तो देखिएगा इमियोटिक सैक में से बच्चा रहता है, उसके शरीर पे इमियोटिक, तो माँ गाय की या बकरी की जो माँ होती है चाट चाट के झिल्ली को हटाती है, उसके शरीर से झिल्ली को क्या कर देती है, हटा देती है झिल्ली को, फिर बच्चा धीरे धीरे खड़ा होता है। तो माँ जो होती है जब जन्म देती है तो ये इमियोटिक सैक इस बच्चा को बताता है कि रे बकलवा, चिल्लाना नहीं, अभी सांस नहीं लेना है तुमको, हम सारा चीज तुमको इधर से सप्लाई दे रहे हैं, हल्ला हल्ला नहीं करना है तुमको कुछ भी। तो ये बच्चा कुछ हल्ला नहीं करता है। लेकिन जैसे इस बच्चा को पैदा होकर बाहर आता है शरीर के बाहर, और नर्स इसको काट देती है। नर्स क्या करती है, इसको काट देती है। इसको क्या करेगी नर्स, पहले इसमें एक चिमटा लगा देगी, क्या करेगी, एक चिमटा इधर लगा देगी, एक चिमटा इधर लगा देगी, दोनों का कनेक्शन कट गया, इसको काट देगी। जैसे कनेक्शन कटता है इस ससुरा, इसके अंदर ये स्टार्ट हो जाता है। कनेक्शन कट गया मतलब इसकी बॉडी को इंफॉर्मेशन आ गया कि बेटा आज के बाद तुम्हें ही सब कुछ करना है, अब तुम रो, जितना जल्दी रो तुम्हारा फंक्शन उतना जल्दी चालू हो जाएगा। तो उसको उल्टा करके पीटा जाता है, चट चट, तो क्या चिल्लाने लगता है। छोटा बच्चा अजीब रहेगा, क्या अजीब चिल्लाता है, उसको रोने भी नहीं आता है, तो क्या जैसे चिल्लाएगा। अब कब चिल्लाएगा, उसका ये गर्भनलवा काट दिया जाता है, प्लेसेंटा काट दिया जाता है चिमटा से, और उसको बांध के रख देता है। एक छोटा सा पाउडर आता है जॉनसन बेबी का, इतने चुके पे छिड़का जाता है। देहात में 15-20 दिन बाद झड़ जाता है ना जी नलिया, तो नाल उसका जो नाल है इसको डॉक्टर क्या करता है, देहात में तो लड़का घर ही हो जाता है। हम लोग तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, हम मम्मी से पूछते अपने मम्मी हम ऑपरेशन से हुए थे, कोई नॉर्मल, हम लोग तो शाम को खाना बना रहे थे, ऐसे नॉर्मल हो गया। हम लोग को देखिए कोई टेंशन नहीं दी अपने मम्मी पापा को। आजकल का लड़का ससुरा खचरा हो गया है, पैदा होते साला टेंशन दे रहा है एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। पहले जमाने का लड़का, आजकल का बहुत खचरा हो गया है, ध्यान से समझिए। तो ये जो गर्भनाल होता है, ये गर्भनाल को क्या किया, काट के फिर बच्चे में से बांध दिया जाता है। 10-15 दिन बाद वो अपने से सूख जाता है। तो देहात में कहा जाता है इसको ना कहीं ले जाके खेत में गाड़ देना चाहिए, चुपके से कोई देखे नहीं, वरना देख लेगा तो इसका ब्लूटूथ कनेक्शन है, इस पे टोना जादू करेगा तो लाखों को टोना जादू होगा। ये सब कुछ नहीं होता है, देहात में से बोला जाता है। तो ध्यान से समझिए, बच्चा किससे जुड़ा रहता है, इमियोटिक सैक से जुड़ा रहता है। यानी शुरुआत के बच्चा जब तक 6 महीना रहता है, उसका जो नाभि होता है ना, नाभि धोड़ी, वो बहुत सेंसिटिव होता है। इसलिए बच्चा का जब पेट दर्द करने लगे ना, बाप बाप चिल्लाता है, पेट दर्द करता है, तो हींग जो होता है ना, हींग को पानी में चम्मच में पानी लेके उसमें हींग भिगा देते हैं लोग, और हींग के पानी को क्या करते हैं, बच्चे के नाभि पे से धोड़ी पे से लगा देते हैं, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होता है और अंदर पेट को उसको क्या होता है, रिलीफ हो जाता है। देहाती टोटका होता है, देहात में ऐसा किया जाता है, शहर वालों को पता नहीं है कि नहीं, पता होता है कि नहीं सब। तो ऐसे बच्चा होता है, समझ आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत, बच्चा की झिल्ली में होता है इमियोटिक सैक। मां से किस नली द्वारा जुड़ा होता है, प्लेसेंटा द्वारा, गर्भनाल द्वारा। बच्चे का जन्म होते समय क्या शरीर से सबसे पहले बाहर क्या आता है, उसका सर बाहर आता है। समझ आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो भाई, अब बच्चा एक ही बार में इतना बड़ा तो हो नहीं जाता है। कैसे भैया, समझो ध्यान से, एक ही बार में बच्चा ऐसे थोड़ी हो गया डिलीवरी हो गया। यहाँ पे ये है स्पर्म, स्पर्म का ये एक्रोसोन यानी मुंह जो होता है, और ये उसके पीछे लगा हुआ है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये उसका पूंछ है। स्पर्म का पूंछ के रास्ते ये भागता है, ये ओवम है। अब आप बताओ भाई, ध्यान से समझो, मानव में तो मेल भी आ जाएगा, फीमेल भी आ जाएगा। तो मानव में यानी फीमेल में, मानव में फीमेल भी आ जाएगी। सबसे बड़ी कोशिका तो ओवम, सबसे बड़ी कोशिका ओवम, और सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका।
तंत्रिका कोशिका, ओवम सबसे बड़ी होती है। ओवम जो होता है इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। इसी को पता है कि कैसे कैसे हमें बच्चे को बड़ा बनाना है। और सेम टू सेम ओवम स्पर्म के भी खोपड़िया के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ये महिला का क्या है, ओवम, ओवम के अंदर क्या पाया गया, न्यूक्लियस। और ये स्पर्म के अंदर भी क्या पाया गया, न्यूक्लियस। एक्चुअली में मिलना स्पर्म और ओवम को नहीं है, एक्चुअली में मिलना है स्पर्म के अंदर इस न्यूक्लियस केंद्रक को और ओवम के अंदर इस न्यूक्लियस यानी केंद्रक को। लेकिन इन्हें सेफ्टी देने के लिए इतना तामझाम है। अब ये क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, और जैसे आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस मैच कर जाते हैं। देखिए ध्यान से, ये एक ओवम है, एक ओवम है। ओवम की एक खराबी या अच्छाई जो कह लीजिए, इसकी बाहरी परत को बहुत सख्त होती है, इसकी बाहरी परत, स्पर्म उसको मतलब अंदर नहीं प्रवेश कर सकता। इसे हम लोग जो कोरोना रेडियोटा कहते हैं, कोरोना रेडियोटा। कोरोना रेडियोटा की खासियत है कि ये एक ही स्पर्म को अंदर जाने देगा। एक स्पर्म जैसे एंट्री मारेगा ये पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। कोरोना रेडियोटा जो है ये वाला, ये कितने स्पर्म को जाने देता है, केवल और केवल एक, दो कभी एंट्री नहीं कर सकते। तो इतना सब जो आए हैं सर एंट्री करने के लिए, इसमें से एंट्री कितना करेगा ये बताओ भाई। इसमें से एंट्री करेगा केवल और केवल एक। इसमें केवल और केवल एंट्री कौन करेगा, एक। जैसे एक एंट्री किया ब्लॉक हो जाता है, एक जैसे एंट्री किया। अब आप बताओ भाई, मेन काम किसका, अंदर न्यूक्लियस है इसका। स्पोंज जैसे ही अंदर जाता है इसका पोंछ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और पोंछ खत्म होने के बाद वो न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाते हैं। न्यूक्लियस आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं जाइगोट। क्या कहेंगे, जाइगोट। हिंदी में कहेंगे युग्म नज। क्या कहेंगे, युग्म नज। चलिए ध्यान से समझिए, यहां बबुआ मेरी ओर ध्यान से समझ जाओ। ये स्पर्म है और ये ओवम है, ये ओवम। इन दोनों को हम लोग कहते हैं गैमेट। ये किसमें पाया जाता है, मेल में, और इसे भी कहते हैं गैमेट। ये किसमें पाया जाएगा, फीमेल में। गैमेट उस चीज को कहते हैं जो जोड़ा बनाने के लिए घूम रहा होता है। गैमेट उसे कहते हैं जो ट्वाइस पेयर बनाने के लिए घूम रहा होता है। हिंदी में कहते हैं युग्मक। हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मक। हिंदी में कहते हैं युग्मक। तो बबुआ जल्दी बता दो, मेल युग्मक यानी नर युग्मक, कौन युग्मक, नर युग्मक किसे कहेंगे, तो स्पर्म को कहेंगे। नर युग्मक किसे कहते हैं, तो स्पर्म को कहेंगे। स्पर्म को क्या कहा जाएगा भाई, नर युग्मक। स्पर्म को क्या कहा जाएगा, नर युग्मक यानी मेल गैमेट। यानी यह मेल का वह भाग है जो जोड़ा बनाने के लिए घूम रहा है। और फीमेल युग्मक यानी फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक। फीमेल गैमेट मतलब मादा युग्मक। मादा युग्मक किसे कहा जाएगा, मादा युग्मक किसे कहा जाएगा, मादा युग्मक ओवम को कहा जाएगा। मादा युग्मक ओवम को कहा जाएगा। लेकिन जैसे ये दोनों एक हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो अब तो ये जोड़ा बना लिए, अब तो ये क्या बना लिए, जोड़ा बना लिए। अब इन्हें कहा जाएगा जाइगोट यानी युग्म नज। क्या कहा जाएगा, जाइगोट। क्या कहा जाएगा, जाइगोट। तो अगर हम आपसे कहते हैं गैमेट, तो मतलब समझिएगा अकेले अकेले घूम रहा है। गैमेट कहेंगे तो कहिएगा अकेले अकेले घूम रहा है, अकेले अकेले घूम रहा है। जैसे मिल गया तो क्या कहलाएगा, जाइगोट। जाइगोट बहुत ही कमजोर होता है, इसमें कोई अंग नहीं होते, अभी बस मिला हुआ है। जैसे अंगों का निर्माण चालू हो जाए, किसका, अंगों का निर्माण चालू हो जाए, अब लगने लगे कि नहीं थोड़ा थोड़ा अब ये बच्चे का शकल वकल समझ, मतलब लग रहा है कि नहीं आदमी का लड़का है, तनी मनी अंगों का निर्माण चालू हो जाए, तो इसे हम लोग जाइगोट ना कहके एम्ब्रॉय कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रूण। हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रूण। हिंदी में भ्रूण, बतिया बराबर है भैया। देखो स्पर्म एंड ओवम अलग अलग है तो गैमेट, पहले इंग्लिश में उसके बाद हिंदी में। स्पर्म एंड ओवम अलग अलग है तो गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट में स्पर्म, फीमेल गैमेट में ओवम। तो ये हो गया गैमेट। जैसे मिल गया ये जाइगोट। जैसे मिल गए क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट विकसित होकर बड़ा होकर क्या बनता है, भ्रूण। क्या बनता है, भ्रूण, सॉरी भ्रूण यानी एम्ब्रॉय। इसी एम्ब्रॉय का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। एम्ब्रॉय का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है भाई। चलिए ध्यान दीजिए, इस एम्ब्रॉय के बाद अब लड़का जो होता है एकदम साफ समझ में आ जाता है कि भैया ये लड़का है। अब 1 से 2 हफ्ता में इसका क्या हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगा। तो उसे कहते हैं फीटस। उसे क्या कहते हैं, फीटस। जब तक बच्चा पैदा नहीं देखते, डॉक्टर डेट दे देता है कि 15 से 20 दिन में बच्चा हो जाएगा, तो उस कंडीशन को कहते हैं फीटस। उसके बाद क्या हो जाता है, बेबी, बच्चा जन्म ले लेता है। आप अगर फीटस नहीं भी बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एम्ब्रॉय का सबसे एडवांस स्टेज क्या कहलाता है, फीटस कहलाता है। एम्ब्रॉय का एडवांस स्टेज क्या कहलाता है, फीटस कहलाता है। क्या कहलाएगा, फीटस। एक बात बताइए, अगर कहीं स्पर्म अकेले है तो उसे क्या कहेंगे, गैमेट। या अगर कहीं ओवम अकेले है तो उसे क्या कहेंगे, गैमेट। जैसे मिलेगा क्या कहलाएगा, जाइगोट। जाइगोट डेवलप होगा क्या कहलाएगा, एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय एकदम विकसित हो जाएगा क्या कहलाएगा, फीटस। जैसे मां के पेट को छोड़ के शरीर बाहर आ गया उसे क्या कहेंगे, बेबी। हिंदी में कहिए। युग्मक उसे कहते हैं जो जोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। नर युग्मक स्पर्म यानी अंडा शुक्राणु को, मादा युग्मक अंडाणु को कहते हैं। जैसे ही युग्मक मिलते हैं जाइगोट यानी युग्मनज बन जाता है। युग्मनज बन जाता है। युग्मनज बड़ा होकर क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। और भ्रूण का ही विकसित होकर वो फीटस यानी आगे जाके बच्चा जन्म ले लेता है। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, कितने लोग ये बता सकते हैं
कि जाइगोट फॉर्मेशन शरीर के कहां पर होता है? महिला में जाइगोट फॉर्मेशन कहां होता है? महिला में जाइगोट फॉर्मेशन कहां होता है? आपके पास दो ऑप्शन देते हैं हम। पहला ऑप्शन हो सकता है फॉलोपियन ट्यूब, दूसरा होगा आपका ओवरी, तीसरा भी दे देते हैं यूट्रस, तीसरा दे देते हैं यूटेरस। आप आंसर दीजिए कि मेल फीमेल का स्पर्म कहां मैच करेगा, यानी जाइगोट कहां बनेगा? जहां जाइगोट बनता है उसी क्रिया को निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जाइगोट कहां बनेगा? बैटरी है नहीं, पूरा फुल चार्ज है बैटरी। जाइगोट कहां बनेगा? जाइगोट बनेगा, चैट तो नहीं दीजिए, चैट बंद है, खोलिएगा तो फिर इन सबको बैक जाना पड़ेगा। हम ही बता देते। देखिए ओवरी में तो ओवम बनता है, यूट्रस में तो बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है। ये कहां होता है? फॉलोपियन ट्यूब में। कहां होता है भैया? फॉलोपियन ट्यूब में, याद रखियो, फॉलोपियन ट्यूब में। चलो अब बात करते हैं इसकी, भ्रूण कहां रहेगा? तो भ्रूण फॉलोपियन ट्यूब को तो छोड़ देगा, क्योंकि फॉलोपियन ट्यूब में केवल और केवल निषेचन की क्रिया होती है। भ्रूण का विकास, बच्चे का विकास यूट्रस में होता है। भ्रूण यानी बच्चे का विकास यूट्रस में होता है। भ्रूण यानी बच्चे का विकास कहां होता है? यूट्रस में। तो ये हो गया फॉलोपियन ट्यूब में। और ये कहां होता है? यूटेरस। यूट्रस गर्भाशय में होता है, गर्भाशय में होता है। बच्चा जन्म ले लिया। देखिए ध्यान से, ये क्या है भैया? जाइगोट। जाइगोट फॉर्मेशन फॉलोपियन ट्यूब। ये क्या है? एम्ब्रॉय, यूट्रस। एम्ब्रॉय में एकदम विकसित, डॉक्टर डेट दे देता है कि बच्चा जन्म लेने वाला है। फीटस, फीटस भी यूट्रस में ही होता है। बेबी जन्म ले लिया, क्या क्या चिल्लाएगा ये? समझ आ गया? किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि ससुरा जुड़वा कैसे हो जाता है। हाँ चलो भैया जुड़वा देखते हैं। जुड़वा समझने से पहले कुछ चीजों को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। जुड़वा समझने से पहले हमें कुछ चीजों को ध्यान से देखना पड़ेगा। उन सारे चीजों को हम आपको समझा देते हैं जुड़वा समझने से पहले। देखो बाबू यहां ध्यान से, ये जो ओवम है, ये बताओ भाई, ये ओवम बनता कहां है? ये वाला जो गोल वाला ओवम है ये बनता है ओवरी में, और वेट कहां करता है? फॉलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब। लाखों स्पर्म आते हैं इस फॉलोपियन ट्यूब के पास, लेकिन आपको पता है कि एक ही अंदर जा सकता है। फॉलोपियन ट्यूब के अंदर कितना जा सकता है? एक ही जा सकता है। एक ही फॉलोपियन ट्यूब के अंदर जा सकता है, प्रवेश कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जो स्पर्म है फॉलोपियन ट्यूब के में जाकर इसके अंदर एंट्री कर देता है। एंट्री करने के बाद इसके न्यूक्लियस से मिल जाता है, लेकिन पता नहीं किस कारण से, जिसके बारे में आज तक कोई वैज्ञानिक पता नहीं कर पाए, कि स्पर्म का न्यूक्लियस, ओवम का न्यूक्लियस आपस में मिल जाता है, बड़ा होने लगता है, लेकिन किसी कारण बस ये टूट जाता है, किसी कारण बस ये टूट जाता है, जिससे कि शरीर में दो दो बच्चे जन्म लेने लगते हैं। तो सेम चीज होता है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बच्चे की तरह, लेकिन आगे जाकर इस जाइगोट के अंदर न्यूक्लियस दो भागों में क्या होने लगता है? टूटने लगता है, और दो बच्चे का जन्म होने लगता है। तो इस कंडीशन में इसे क्या कहेंगे हम लोग कि जब कभी भी एक स्पर्म और एक ओवम, कितना स्पर्म? देखिए ध्यान से, एक स्पर्म यहां दिख रहा है आपको, यहां देखिए, ये एक स्पर्म है, अंदर गया, ओवम के कहां गया? अंदर गया। बच्चा एक ही होना चाहिए, क्योंकि एक एक यानी ओवम, एक स्पर्म मिला है। लेकिन होता क्या है, आगे जाने के बाद किसी कारणवश ये ऐसी घटना अननेचुरल होती है, ये हमेशा नहीं पॉसिबल है, अननेचुरल ये घटना हो जाती है कि आगे जाकर न्यूक्लियस दो भाग में बढ़ जाता है। न्यूक्लियस कितने भाग में बढ़ जाता है? दो भाग में। देखिए ध्यान से, एक ही स्पर्म था, एक ही ओवम था, लेकिन आगे जाके दो भाग में बढ़ जाता है। आगे जाके क्या बढ़ जाता है? दो भाग में बढ़ जाता है। तो ये किसी को पता ही नहीं चलता है, आज तो कोई वैज्ञानिक नहीं ढूंढ पाया सब। शायद बाबा रामदेव खोज ले इसको, पतंजलि में शायद इसको खोज लिया जाए, क्योंकि बाकी डॉक्टर तो टर टर करते हैं, बाबा रामदेव के हिसाब से यही तो एगो डॉक्टर है दुनिया में, है कि नहीं? साला कोई मरीज वेंटिलेटर पे होगा तो एक नाक से सांस लो, वेंटिलेटर की कोई जरूरत नहीं। लोगों को समझ में नहीं आता, इतना अच्छा बात बाबा रामदेव समझाते। देखो भाई, ये किसी को नहीं पता है। एक और एक स्पर्म टकराता है, अंदर दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद दोनों न्यूक्लियस बड़े होने के बाद अलग हो जाते हैं, और दो सेपरेट बेबी का निर्माण कर देते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि इस दोनों बेबी का शकल एक जैसा होगा या नहीं होगा? इसमें दोनों का शकल एक जैसा होता है, इसलिए इसे आइडेंटिकल ट्विन कहते हैं। दोनों की आइडेंटिटी सेम दिखती है, और दोनों लड़का ही होगा या दोनों लड़की ही होगी, मतलब दोनों का लिंग यानी सेक्स एक ही होगा। ऐसा नहीं लड़का है वो लड़की, अगर वो लड़का है वो लड़की होगी तो दोनों का शकल कैसे एक होगा? कैसे हो जाएगा? तो इस आइडेंटिटी ट्विन में सब कुछ सेम होता है, फिंगरप्रिंट अलग होती है। मैं तो सोच रहा आधार कार्ड बदल देगा सोच। फिंगरप्रिंट क्या होती है? अलग होती है। तो जब एक स्पर्म एक ओवम नॉर्मली डिलीवरी कर रहा होता है, लेकिन गलती से उसमें दो दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। जैसे एक मुर्गी आती है, उस मुर्गी के अंडे में दो दो पीला वाला योक यानी जर्दी पाया जाता है। दो जर्दी वाला आपने अंडा देखा है कि नहीं? वो सेम इसी तरह होता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होता है? देखिए ध्यान से, अमूमन महिला में एक ओवम होता है। क्या होता है? एक ओवम आके स्पर्म से टकरा जाता है,
बाकी स्पर्म किसी काम के नहीं रहते। लेकिन इत्तेफाक से कभी कभी क्या होता है कि दो ओवम बन जाते हैं, वो भी जब एज ज्यादा होता है तब। जैसे 30-32 का एज हो जाएगा ना तो ओवम ज्यादा बनने लगेंगे, तो दो ओवम बन गया, तो एक ओवम से एक स्पर्म टकराया, दूसरे ओवम से दूसरा स्पर्म टकराया, ये वाला स्पर्म अलग डिजाइन के बच्चे को जन्म देगा, ये वाला स्पर्म अलग डिजाइन के बच्चे को जन्म देगा। तो इसमें एक लड़का हो सकता है, एक लड़की हो सकता है, या हो सकता है कि दोनों लड़का लड़की हो लेकिन दोनों का शकल मैच नहीं करेगा, क्वालिटी वगैरह मैच नहीं करेगी। तो ऐसे को कहते हैं अनआइडेंटिकल, या उसे कहा जाता है उसे क्या फेटर्नल कहते हैं। एक और नाम होता है इसका, फेटर्नल तो बड़ा नॉर्मल नाम हो जाता है, फेटर्नल आइडेंटिकल। आपको बायोलॉजी में फेटर्नल नहीं देगा। हाँ सुनिए ध्यान से, ये क्या था, इसे कहते हैं मोनोजाइगोटिक, क्योंकि देखिए इसमें जाइगोट एक ही था। जाइगोट मतलब क्या होता है, स्पर्म और ओवम के मिलने को जाइगोट कहते हैं। तो एक स्पर्म और एक ओवम था, तो मोनो माने एक, जाइगोटिक, तो इसे कहेंगे मोनोजाइगोटिक। नॉर्मल नाम होता है आइडेंटिकल। इसमें देखिए एक स्पर्म एक ओवम एक जाइगोट ये बनाएगा, एक स्पर्म एक ओवम एक जाइगोट ये बनाएगा, तो इसे कहते हैं डाइजाइगोटिक, इसे फेटर्नल कहते हैं। ये मैच नहीं करते, ये टोटल मैच कर जाते हैं। समझ में गया जुड़वा कैसे होते हैं? जब दो स्पर्म, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, एक स्पर्म इससे टकराया एक स्पर्म इससे टकराया, बहुत नॉर्मल होता है, ऐसा होता नहीं है। हालांकि 30-32 की उम्र के बाद ये चीज होता है, तो 10 जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। ये हो गया एक स्पर्म एक ओवम से टकराया, आगे जाके दो हो गया ऐसा। लेकिन फिल्मों में ससुरा कुछ और दिखा देता है। फिल्म में देखिएगा ना तो एक फिल्म आई थी जुड़वा, एक मूवी देखिए जुड़वा, इसमें बताइए सलमान खान के दो रोल, ये मोनोजाइगोटिक है कि डाइजाइगोटिक दिख रहा है? वो कहेगा डाइजाइगोटिक, तो सोचा कपड़ा मिलाएगा, इसे सूट पहन ले गंजी पहन ले, अरे तुझे कपड़ा का गंजी मिला रहा है, सकलिया मिला ना दोनों सेम है। तो जुड़वा मूवी जो थी, इस दोनों की पत्नियां कंफ्यूजन में हो जाती होंगी कौन किसका है। चाइना में तो सोचा सबका पत्नी एक जैसी दिखती है। तो ध्यान से समझिए, ये केवल फिल्मों में होता है। देखिए शकल मैच करे वो अलग बात है, शकल मैच करे वो अलग बात होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नॉर्मल होता है। हमारे क्लास में भी एक जुड़वा बच्चे आते थे, सोचो एक बस एडमिशन लिया था, दोनों एडमिशन नहीं लिए थे, एक तो एडमिशन लिया था, उस फोटो भी सेम, सब कुछ सेम था, सब आवाज वगैरह सब सेम, मोनोजाइगोटिक यानी आइडेंटिकल। लेकिन फिल्मों में क्या दिखाता है कि इसको दर्द होगा तो इसको भी दर्द होने लगेगा, ये झुलवा में पलटी मारेगा तो ट्रेन की पटरी पे पलटी मार देगा, ये उसको फाइट चलाएगा तो ये भी फाइट चलाएगा। तो अरे भाई साहब ये इसको पटाएगा तो वो भी अपने सामने किसी को पटा लेगा, मतलब यार कुछ भी कर देता है सर। वो फिल्मी दुनिया होती है, उसको साइंस से कोई मतलब नहीं होता, वहां कोई ग्रेविटेशन रिप्रोडक्शन ये सब काम नहीं करता है। तो जुड़वा कैसे होते हैं आप समझ गए, ठीक है? जुड़वा समझ में आ गया ना, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। एक तो दो कोई चिंकी मिंकी करके वो कोनो यूट्यूब पर आती रहती है सब, चक्कर पकड़ करती रहती है, डांस बहुत अच्छा करती है, मतलब वो अब सबका अपना अपना एक कला होता है। दो ठो लड़कियां सब देखिएगा चिंकी मिंकी करके, वो दोनों क्या है सब मोनोजाइगोटिक है, दोनों का शकल एक जैसा है, दोनों मतलब हर कपड़ों एक जैसा पहनती है सब। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मिरर के सामने आगे पीछे कर रही है सब, तो वो कैसे है सब डाइजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक। अगर वो डाइजाइगोटिक रहती तो दोनों का शकल अलग अलग मैच नहीं करता। चिंकी मिंकी नाम है ना जी, तो कोनो कहेगा गलत पढ़ा रहे हैं एक से एक रहता है, जिन्हें पढ़ने होने का कोनो काम नहीं, सीधे कहेगा गलत पढ़ा रहे हैं, अरे यार गलती। चलो भाई अब हम देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, इसको आईवीएफ भी बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी को। देखो इन विट्रो आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहिए या टेस्ट ट्यूब कहिए, टेस्ट ट्यूब कहिए, ये दोनों एक ही चीज है। टेस्ट ट्यूब बेबी कहिए या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहिए, आईवीएफ कहिए, तो टेक्निकल नाम होता है आईवीएफ। ये क्या होता है भैया आईवीएफ, समझिए ध्यान से, बड़ी उटपटांग टॉपिक है, ये सब जल्दी समझ में नहीं आता है। जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं देखो, जुड़वा बच्चे कैसे हो गए समझिए ध्यान से। कोई फीमेल है, सपोज जुड़वा बच्चे कह रहे हैं, फॉलोपियन ट्यूब वाला टेस्ट ट्यूब, कोई फीमेल है, वो क्या है कि उसके अंदर ओवम बनता है, बट इत्तेफाक से मान के चलिए कि वो ससुरा फॉलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाता है, या उस महिला का दोनों फॉलोपियन ट्यूब बहुत ज्यादा पतला या बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, तो उस महिला में तो ओवम बनेगा, और उस महिला में अगर मान के चलिए स्पर्म, यहाँ स्पर्म आता है तो स्पर्म इधर भी जाएगा, वो भी फॉलोपियन ट्यूब डिस्टर्ब, ये भी डिस्टर्ब, समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ काम आता है आपका टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या करता है, कहता है कि देखो मेल का स्पर्म वो ले लेता है, मेल का स्पर्म वो ट्यूब में लेता है, टेस्ट ट्यूब में मेल का स्पर्म ले लेता है, और इंजेक्शन के माध्यम से पाइप लगा के, इंजेक्शन के माध्यम से अल्ट्रासाउंड करके और एक पाइप लगाकर, और इस पाइप के रास्ते से वो इस महिला में से ये ओवम को निकाल लेता है, इंजेक्ट करके क्या कर लेता है, निकाल लेता है। और वो क्या करेगा कि इसमें एक तो ट्यूब ले लेगा, इसमें इस महिला का वो रख दिया, और इसमें इसका पति का क्या कर दिया, स्पर्म मिला दिया, लो दोनों मिल गया। अब बताओ ये तो बन गया जाइगोट, जाइगोट बन गया। महिला के केवल फॉलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम था, बन गया जाइगोट। अब इसको एक मशीन आती है, उस मशीन में एक हफ्ता रखेगा ताकि जाइगोट बड़ा हो जाए, और उसके बाद से फिर क्या किया जाएगा, एक नॉर्मल इंजेक्शन टाइप का आएगा, और वो सुई वाला इंजेक्शन नहीं रहता, और उसको लेकर यहाँ पर प्लांट कर देगा, क्या कर देगा, प्लांट कर देगा, बच्चा जन्म लेने लगेगा। इसी को कहते हैं कि पहले लड़का को ट्यूब में करिए, उसका पहला दूसरा एक हफ्ता उसको ट्यूब में रखिए, इसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी। इसका टेक्निकल नाम क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ध्यान से समझिए, देखिए ये एक महिला है, इस महिला में इंजेक्शन के माध्यम से देखिए इसका यहां से ओवम निकाल लिया गया, ओवम निकाल लिया गया, ये है ओवम, ये ओवम है, इसमें दूसरे टेस्ट ट्यूब में स्पर्म है, इसको मिला दिया जाएगा, स्पर्म और उसको मिला के एक छोटे से ट्यूब में मशीन आती है करोड़ों रुपए की, तो उस मशीन में उसका छोटा सा सरसों के दाना बराबर तैयार
तैयार होगा लड़का। अब उसके बाद जब हो जाएगा तो उसको वापस क्या किया जाएगा, इंजेक्शन में पकड़ के महिला के पेट में यूट्रस में डाल दिया जाएगा। अब वो मटर सरसों के दाना से दाल बराबर होगा, मटर बराबर होगा, उसके बाद से सोचो अंगूर बराबर होगा, उसके बाद से वो अमरूद बराबर होगा, संतरा बराबर होगा, पपीता बराबर होगा, कोहड़ा बराबर हो जाएगा, उसके बाद बड़ा हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। समझ गया? किसी कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट ट्यूब में और कुछ झमेला नहीं होता। आगे बढ़े। टेस्ट ट्यूब बेबी में मेल का स्पर्म बाहर ले लिया जाता है शरीर के, और ये पुरुष का स्पर्म बाहर ले लिया जाता है। और ये टेक्नोलॉजी लोगों ने मेढक से सीखा है। मेढक में ऐसे ही बच्चा पैदा होता है, मादा का स्पर्म शरीर के बाहर, मादा का ओवम शरीर के बाहर आता है और मेढक का स्पर्म बाहर आता है। मेढक के अंदर अंतःनिषेचन नहीं होता है, मेढक के अंदर क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है, जिसको टेस्ट ट्यूब कहिएगा। तो ये जो टेस्ट ट्यूब टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक लोग देखे किससे देख के किए हैं, मेढक से। मेढक में बच्चा जो होता है वो मादा के शरीर के अंदर नहीं, बाहर होता है। आगे बढ़े। अब इसमें एक सेरोगेट मदर होती है। सेरोगेट मदर क्या होता है, कुछ कुछ हीरोइनें होती हैं जिन्हें लगता है कि अगर हम अपने पेट में बच्चे को रखेंगे तो ससुरा 1 साल तक रहेगा, लगभग 9 महीना। 9 महीना मैं शूटिंग कैसे करूंगी, फिल्म कैसे बनाऊंगी। हाँ, तो कहती है कि अब क्या करें हम। तो वो कहती है कि वो क्या करेगी, डॉक्टर को बुलाएगी, कहेगी सुन 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 टेस्ट ट्यूब बेबी समझिए। तो डॉक्टर कहेगी ठीक है। डॉक्टर क्या करेगी, उस हीरोइन से क्या करेगी, उस हीरोइन के शरीर से क्या निकाल लेगी, ओवम। हीरोइन के शरीर से क्या निकाल लेगी, ओवम। उसके पति का क्या ले लेगी, स्पर्म, और उन दोनों को क्या करके मिला के क्या बना देगी, जाइगोट। जाइगोट बना देंगे। लेकिन जब ये जाइगोट बन गया तो उस हीरोइन को ही ना पेट में डाला जाएगा ताकि वो मां बन सके। तो हीरोइन क्या कहती, ना ना हम शूटिंग कैसे करेंगे, इसमें ओवम मेरा है, स्पर्म मेरे पति का है। अब आप कोई ऐसी गरीब महिला खोजिए जो पैसे के लिए मेरे इस जाइगोट को अपने पेट में 9 महीने तक रखे। तो ऐसी गरीब महिला, जो कमजोर महिला है, फाइनेंशियली पैसे नहीं है, उसको लाया जाता है, डॉक्टर इंजेक्शन के माध्यम से उस महिला के पेट में इस बच्चे को डाल देता है, वो सरसों के दाना बराबर। तो इसमें ओवम किसका, वो हीरोइन का, स्पर्म किसका, उसके पति का। जाइगोट बन चुका है, बच्चे को रख दिया जाता है। 9 महीने तक वो हीरोइन, हीरो पैसे वाले लोग जो होते हैं उस गरीब महिला को पैसे देते हैं, खाने पीने को देते हैं, ये देते हैं। उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है 2-3 महीने वो दूध पिलाती है, फिर हीरोइन लेके चली जाती है, कहती है हम तो माँ की ममता, इसे माँ की ममता। यही से देखते हैं हीरो हीरोइन, कोनो कहीं मरेगा, कोनो कहीं, कोनो नहीं पूछते हैं, नहीं माँ की ममता। हाँ, क्या मानेगी उस माँ को, बच्चे को मां मानेगी नहीं। अब वो सेरोगेट मदर, इस सेरोगेट मदर में सबसे ज्यादा उड़ीसा की होती है, क्योंकि गरीबी वहां ज्यादा है और इस पर अभी कोई कानून नहीं है। क्यों, क्योंकि मान के चलिए उस सेरोगेट मदर ने अपने पेट में दूसरे के बच्चे को जन्म दिया, बढ़ाया, पता चला बच्चा विकलांग हो गया, अंधा पैदा हो गया, वो कह देगी हम नहीं रखेंगे, तो लड़का कहां जाएगा। समझ गया। या फिर मान के चलिए बच्चा को उस सेरोगेट मदर ने बच्चे को जन्म दिया और जन्म देने के बाद किसी ज्योतिष ने बताया कि ये भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, तो कहेगी हम ना देते रखे, अपने पास रखेंगे। तो अभी इस पर एक कानून बनेगा। हालांकि सेरोगेट मदर जो सबसे ज्यादा रिस्क लेती है, अपने बच्चे को पेट में रखती है, उसको बहुत कम पैसे मिलता है, मेन पैसा डॉक्टर ले लेते हैं सब। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या हो गई, देखो भैया, टेस्ट ट्यूब बेबी में फीमेल से ओवम निकालो, मेल का स्पर्म लो, इसको मिला के 1 हफ्ता में एक जाइगोट बनाओ, फिर उसी महिला में डाल दो। आप कहो कि भैया आप 9 महीना इसको अपने पेट में रखिएगा, ये कहलाता है टेस्ट ट्यूब या फिर आईवीएफ कहलाता है। लेकिन सेरोगेट मदर क्या होता है, टेस्ट ट्यूब का ही एक अगला स्टेप होता है, किसी महिला से ये ओवम लिए, उसके पति से स्पर्म लिए, जाइगोट बने, और किसी गरीब या कोई जरूरतमंद महिला के में डाल दिया, कहेंगे बच्चा होगा तो इनको दे देना, हम तुमको पैसा दे, तुम अपना ले जाना, हम लोग कुछ पैसा दे देना, हो जाएगा, खत्म। सेरोगेट मदर हो गया, जुड़वा बच्चा हो गया, टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, रिप्रोडक्शन चैप्टर खत्म। इसके बाद चैप्टर का नाम है सेंस ऑर्गन। इसके बाद चैप्टर का नाम है सेंस ऑर्गन। चलिए कुछ सवालात हो जाए। दाढ़ी का निकलना, मूछ का निकलना, गले का भारी हो जाना, ये द्वितीय गौण लक्षण कहलाता है। महिलाओं में द्वितीय गौण असर, आवाज पतला होता है, स्तन निकलने लगते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रारंभ हो जाता है। नर का मुख्य जननांग कौन सा होता है, टेस्टिस होता है, टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म निकलता है। कुत्ता जो मुंह सूंघता है वो टेस्टोस्टेरोन। स्पर्म का जीवन काल 20 से 40 मिनट होता है। वयस्क को काट देते हैं, वयस्कोटॉमी, नसबंदी कहलाता है। ओवम कितने कितने ओवरी होते हैं, 2 ओवरी होते हैं। पक्षियों में 1 ओवरी, एक ही होता है, जबकि बाकी जानवरों में 2 ओवरी, एक बार ये काम करता है, एक बार वो काम करता है। जो ओवरी होते हैं यहाँ पर, इसमें क्या बनता है, ओवम बनता है। 3 तरह का हार्मोन निकलते हैं। याद देखिए, ये कहाँ जाके मिलता है, फॉलोपियन ट्यूब में। नलबंदी कहलाता है, ट्यूबेकोटॉमी कहलाता है। जब कभी क्या होता है भाई, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, फॉलोपियन ट्यूब में कहलाती है। खराब हो जाता है तो हेस्टेरोटॉमी द्वारा इसे ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ओवरी हो गया, ये हो गया आपका फॉलोपियन ट्यूब, यहीं पर निषेचन की क्रिया होती है। जबकि बच्चा कहाँ बनता है, और यूट्रस में बनता है। कितने तरह के हार्मोन यहाँ से निकलते हैं, एस्ट्रोजन मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बनाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन बच्चे को सुरक्षा देते हैं, रिलैक्सिन नॉर्मल डिलीवरी करता है। समझा गया। एक स्पर्म एक ओवम, एक बच्चा होगा। एक स्पर्म एक ओवम, लेकिन ओवम अंदर से टूट जाए तो 2 बच्चा होगा, दोनों का शकल मैच करेगा, इसे आइडेंटिकल या मोनोजाइगोटिक कहते हैं, बस फिंगरप्रिंट अलग रहा है। 2 स्पर्म 2 ओवम जुड़ा होगा, शकल सब अलग हो जाएगा। जब स्पर्म और ओवम अलग रहते हैं उसे गैमेट कहते हैं, मिल जाते हैं जाइगोट कहते हैं, बड़े होते हैं एम्ब्रॉय कहते हैं, एम्ब्रॉय का आखिरी स्टेज फीटस कहलाता है, उसके बाद बच्चा हो जाता है। ये हो गया फीटस वगैरह। बच्चा जिस झिल्ली में रहता है उसे इम्योटिक सैक कहते हैं। मां से जिस नली द्वारा जुड़ा रहता है उसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं, गर्भनाल कहते हैं। बच्चे का सबसे पहले मुंह बाहर आता है, जो उसका पैर आ जाता है उल्टा पैदा हो जाता है। समझा कि इम्योटिक सैक एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम पता कर लेते हैं कि लड़का है या लड़की है, लड़का है या लड़की है। लड़का लड़की होने में हम आपको बताए थे, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं रहता है। अगर एक्स एक्स हो गया तो लड़की हो जाएगी, एक्स और वाई हो गया तो लड़का होगा। यानी लड़का का डिपेंड होना ये पुरुष पर डिपेंड करता है। लोग औरतें को कहते हैं कि अगर खाली लड़की होती है। समझ में आ गया।
टेस्ट ट्यूब बेबी समझ गया, सरोगेट मदर समझ गया, सब कुछ समझ गया आपको। चलिए आगे का क्लास आप कल करेंगे। आज के लिए